हेलो, ये एक काल्पनिक कहानी है और केवल मनोरंजन के लिए बनाया गया है। और इस कहानी में किसी भी व्यक्ति, नाम, उत्पाद या वास्तविकता का अपमान नहीं किया गया है। अगर आप लोग हमारे पीआरएम चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम आप तक ऐसी वीडियो पहुंचाते रहें। हेलो दोस्तों, अगर आपको स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक कर दिया करें, बहुत टाइम लगता है बनाने में। धन्यवाद। एपिसोड 141। धीरे से सिद्धांत उसके पास लेट जाता है और अपनी उंगली से उसके चेहरे को माथे से गालों तक बड़े ही सीज करने के तरीके से टच करता है, जिससे अंबिका मदहोश होने लगती है। अंबिका मदहोश भरी आवाज में कहती है, सिद्धांत, अगर तुमने ऐसा वैसा कुछ भी किया तो मैं तुम्हें। अंबिका इतना ही बोल पाई थी कि सिद्धांत उसकी बात को काटते हुए उसके पेट पर अपने हाथ को कसते हुए कहता है, तो तुम मुझे क्या। अंबिका को ना कुछ बोलते हुए देख सिद्धांत अपने होठों से अंबिका के कंधे को छोटी छोटी और मीठी किस लेते हुए कहता है, मैं भी तो देखूं कि मेरी बीवी मेरे साथ क्या करती है। इतना कहकर झटके से अंबिका को पलटता है और उसके होठों को अपने होठों की गिरफ्त में ले लेता है। कुछ देर उसे ऐसे ही किस करने के बाद धीरे से उसके गर्दन कॉलर बोन एयरलिव और धीरे धीरे उसके सीने पर अपने प्यार का छाप छोड़ने लगता है। अंबिका भी सिद्धांत की तापिश की आग में खुद को भुला देती है। धीरे धीरे उस कमरे में अंबिका की सिसकियां गुजने लगती है। अंबिका तो पहले से ही नेकेड थी, सिद्धांत के कपड़े भी फर्श पर पड़े हुए थे। सिद्धांत अंबिका को बड़े ही प्यार और शिद्दत से प्यार करता है। अंबिका सिद्धांत के प्यार में मदहोश होने लगती है। एक बार फिर दोनों प्यार से मदहोश होकर एक दूसरे के जिस्म की प्यास बुझाने लगते हैं। करीब 2 घंटे के बाद सिद्धांत उसे अपने ऊपर लेटाकर प्यार से उसकी पीठ को सहलाते हुए उसके माथे पर किस कर लेता है। अंबिका सिद्धांत के सीने पर मुक्के से प्यार से मारते हुए अपने सर उठाकर सिद्धांत को देखते हुए कहती है, ऐसा कौन करता है, हो कितना दर्द हो रहा है मुझे पता है। ये सुन सिद्धार्थ के चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कान आ जाती है। उसकी मुस्कान को देख अंबिका को गुस्सा आ जाता है। उसके सीने से उठकर बाथरूम जाने के लिए उठती है, तभी उसके मुंह से एक दर्द भरी आह निकल जाती है। उसकी आह सुनकर सिद्धांत एक पल के लिए डर जाता है और अपनी जगह से हड़बड़ाकर उठकर उसे पीछे से गले लगा लेता है। अपना सर अंबिका के बाल में छुपाते हुए गिल्ट भरी आवाज में धीरे से कहता है, सॉरी जान। अंबिका मासूम सी शक्ल बनाकर सिद्धांत को एक लूक देखती है, फिर अपने नजरें झुकाकर कहती है, इससे तो अच्छा 500 आदमियों को खड़ा करके पीट दूं, साले की हड्डियां तोड़ डालो, फिर भी बॉडी में दर्द नहीं होता है। अंबिका की बातें सुनकर सिद्धांत मुस्कुरा देता है और नीचे से लोहा उठाकर पहन लेता है। अंबिका को अपनी बाहों में उठाकर प्यार से उसके सर को चूम लेता है। उसकी हंसी को देखकर अंबिका को गुस्सा आ जाता और कहता है, आज के बाद मेरे पास कभी मत आना, नहीं तो। सिद्धांत अपनी गोद में उठाकर उसे बाथरूम की तरफ ले जाते हुए माफी मांगने भरे अंदाज में कहता है, सॉरी माय जान, अगली बार जेंटल रहूंगा, प्रॉमिस। सिद्धांत इस वक्त बहुत ही मासूम इनोसेंट जैसा फेस बना के रखा था, जैसे बहुत बड़ी गलती होने के बाद माफी मांगना चाह रहा हो। उसके इस एक्सप्रेशन को देखकर अंबिका का दिल पिघल जाता है और उसके गर्दन में अपनी बाहें डालकर अपना सर उसके सीने में छुपा लेती है। बाथटब में गर्म पानी डालकर धीरे से अंबिका को बाथटब में बिठाते हैं और खुद भी उसके साथ बाथटब में बैठ जाता है। गर्म पानी की वजह से अंबिका थोड़ा अच्छा फील कर रही थी। उसकी बॉडी का दर्द में बहुत हद तक आराम मिलता है। दोपहर का समय हो गया था। अंबिका तैयार होकर नीचे चली जाती है। सिद्धांत का एक इम्पॉर्टेंट कॉल आ जाता है, जिसके कारण वह बालकोनी में जाकर बातें करने लगता है। अंबिका नीचे डाइनिंग टेबल पर सभी के साथ लंच करने बैठ जाती है और न्यूज़पेपर पढ़ने लगती है। वहां बैठे सभी लोग अंबिका को देखकर मन ही मन मुस्कुराने लगते हैं, पर किसी की इतनी हिम्मत नहीं थी कि कुछ कह सके। अंबिका के गर्दन पर सिद्धांत के लव बाइट के निशान थे, जो सभी कोई साफ साफ देख सकता था, इसीलिए उन लोगों की हंसी आ रही थी। आयशा अंबिका पर थोड़ा चिल्लाते हुए कहती है, ये क्या बेटा, अब तो तुम्हारी शादी हो गई है। अंबिका भी लापरवाही से जवाब देती है, तो शादी हो गया है तो मैंने ऐसा क्या कर दिया। तुम्हारे गले में मंगलसूत्र कहाँ है, मांग में सिंदूर भी नहीं लगाया। अंबिका को ये सब करना पड़ता है, उसे पता ही नहीं था, इसीलिए खुद की गलती ना मानते हुए लापरवाही में जवाब देती है, मुझे ये सब पसंद नहीं है। सिद्धांत जो सीधी से नीचे आ रहा था सबकी बातें सुन लेता है। सिद्धांत रूम में जाकर मंगलसूत्र लाकर अंबिका को पहनाने लगता है, तभी अंबिका अपने हाथों की कलाई को देखने के लिए सबको इशारा करती है। ये देखकर सिद्धांत की तो आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है और मन में कहता है, सब अपने पति को गले में बांधकर हृदय से लगती है, और एक मेरी पत्नी है, हाथों की कलाई में बांध के रखी है। सिद्धांत, क्या दिन आ गए हैं तेरे, देखकर मायूस होकर अपनी कुर्सी पर बैठ जाता है। खाने का एक नवाला जैसे ही उठाने वाला था कि उसकी नज़र अंबिका के गले पर पड़ती है। सिद्धांत कुछ कहता अंबिका अपनी जगह से उठते हुए ऑर्डर देने के अंदाज में कहती है, 3 घंटे के अंदर हम लोगों को यहाँ से निकलना है, सब तैयारी कर लो, मेरी एक इंपॉर्टेंट मीटिंग है, मैं उसे करके आती हूँ। अंबिका अपनी कुर्सी पर उठने से पहले कुंदन को इशारा कर देती है। कुंदन अंबिका के पीछे पीछे चल देता है। आकाश कुंदन के पीछे पीछे चल देता है। एक बहुत बड़े कमरे में कुछ लोगों को कुर्सी पर रस्सियों से बांध कर रखा था। अंबिका उसके पास पहुंचकर एक तमाचा जोर से खींचकर गाल पर मारते हुए कहती है, आखिर तुम्हारा व्यार चाहता क्या है।
अंबिका वहां खड़े ब्लैक टाइगर को इशारा करती है। ब्लैक टाइगर उसे बंधे हुए इंसान पर भूखे शेर की तरह टूट पड़ता है और सभी को कुत्तों के जैसे पीटने लगता है। अंबिका ललन की तरफ इशारा करते हुए कहती है, ललन वीआर का जन्म कुंडली निकालो। देखिए आखिर मुझसे दुश्मनी निभा क्यों रहा है, आखिर चाहता क्या है। अंबिका जब नीचे डाइनिंग हॉल में आई थी तभी वेदांत उसे अपने कमरे में देखता है और कंप्यूटर की स्क्रीन को बड़े ही प्यार से छूते हुए कहता है, मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ, तुम पूरे 36 घंटे के बाद मुझे दिखाई दी हो, ऐसा क्यों करती हो, बोलो, बस तुम्हें छू तो नहीं सकता, कम से कम देखकर मेरी आंख की तसल्ली तो करने दो। वेदांत की नज़र जब अंबिका के लव बाइट पर जाता है तो गुस्से में आग बबूला होकर अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन को 1 सेकंड में ही तोड़कर रख देता है। शंकराचार्य अपनी बेस्ट टीम को अंबिका पर अटैक करने के लिए जयपुर भेज देता है। एपिसोड 142। अंबिका वहां खड़े ब्लैक टाइगर को इशारा करती है। ब्लैक टाइगर उसे बंधे हुए इंसान पर भूखे शेर की तरह टूट पड़ता है और सभी को कुत्तों के जैसे पीटने लगता है। अंबिका अपने जीन्स के पैकेट में हाथ डालकर अपने एक पांव को सामने टेबल पर रखकर गंभीरतापूर्वक ललन से कहती है, ललन वीआर का जन्म कुंडली निकालो। देखिए आखिर मुझसे दुश्मनी निभा क्यों रहा है, आखिर वो मुझसे चाहता क्या है। उसकी सारी इन्फॉर्मेशन हर पल की चाहिए, कुत्ते की कोई तो कमजोरी होगी, उसका कोई तो वीकनेस पॉइंट होगा। अंबिका जब नीचे डाइनिंग हॉल की तरफ बढ़ रही थी, अंबिका नीचे ब्लैक जीन्स, ऊपर व्हाइट स्लीवलेस टॉप, उसके ऊपर डेनिम जैकेट पहनी हुई थी जो अंबिका की खूबसूरती को और भी बढ़ा रहा था। उसकी खूबसूरती को देखकर वेदांत पागल होता जा रहा था। कंप्यूटर की स्क्रीन को बड़े ही प्यार से छूते हुए अपनी नाराजगी जताते हुए कहता है, मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ, तुम पूरे 36 घंटे के बाद मुझे दिखाई दी हो, ऐसा क्यों करती हो, बोलो, बस तुम्हें छू तो नहीं सकता, कम से कम देखकर मेरी आंख की तसल्ली तो करने दो। अंबिका की हाई सिक्योरिटी आलम कमरे में और रिजॉर्ट में लगाया था, जिसके कारण वेदांत का लगाया हुआ सारे कैमरे को अंबिका ने सीक्रेटली निकाल लिया था, इसीलिए वेदांत अंबिका पर नजर नहीं रख पा रहा था। वेदांत की नज़र जब अंबिका के लव बाइट पर जाता है तो गुस्से में आग बबूला होकर अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन को 1 सेकंड में ही तोड़कर चकनाचूर कर देता है। शंकराचार्य अपनी बेस्ट टीम को अंबिका पर अटैक करने के लिए जयपुर रवाना कर चुका था। कुछ ही देर में शंकराचार्य की भेजे हुए टीम जयपुर पहुंचकर अंबिका पर अटैक करने वाला था। ललन अंबिका को देखते हुए कहता है, मैडम वीआर अपने सारे इन्फॉर्मेशन हाइड करके रखा है, कुछ भी पता नहीं लग पा रहा है, उसकी लोकेशन, उसका बिजनेस, यहाँ तक कि उसका पूरा बायोडेटा भी पता नहीं चल रहा है। बस इतना पता लग पाया है कि वह सारे इलीगल धंधे करता है, उसे पुलिस कुत्ते की तरह ढूंढ रही है। आज तक उसे कोई देख नहीं पाया है, वह सिर्फ मोबाइल के जरिए ही कांटेक्ट करता है। कुर्सियों से बंधे हुए आदमियों की दर्द भरी चिक सुनकर अंबिका इरिटेट होने लगती है और चिल्लाते हुए कहती है, क्या कर रहे हो टाइगर, इसकी आवाज़ से मेरे कानों में दर्द हो रहा है। ये सुनते हैं आकाश के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ जाती है और अपने बैक साइड से गन निकालकर एक इंसान के सर पर शूट कर देता है। अपने सामने एक इंसान को मरते देखा बाकी सभी बंधे हुए लोगों के चेहरे से पसीना टपकने लगता है, सभी की पतलून गीली हो जाती है। उसमें से एक इंसान डर से घबराते हुए कहता है, हम लोगों ने आज तक वीआर को नहीं देखा है, बस उसकी आवाज़ ही सुनी है। कुंदन कड़क आवाज में कहता है, तो तुम लोग सिर्फ उसकी आवाज़ सुनी है, उसे आज तक देखा नहीं, डील कैसे कर लेते हो तुम लोग। अंबिका अपनी सोफे पर राजा की तरह बैठते हुए कुंदन को इशारा करती है। इशारे पाते हैं कुंदन अपने बैग से गन निकाल के वहां बंधे सभी गुंडों के सर पर गोली मार देता है। तभी ललन घबराते हुए अंबिका से कहता है, एक और बैड न्यूज़ है लेडी बॉस। अंबिका उसे अपने हाथों से कहने का इशारा करती है। ललन थोड़ा घबराते हुए कहता है, शंकराचार्य ने कुछ गुंडे आपको मारने के लिए रवाना कर दिया है। अंबिका डेविल स्माइल करते हुए कहती है, ये तो गुड न्यूज़ है, बैड न्यूज़ नहीं। वैसे भी बहुत दिन हो गए हैं, कुंदन ने प्रैक्टिस नहीं किया। क्यों कुंदन? कुंदन मुस्कुराते हुए कहता है, इस लेडी बॉस, वैसे भी मेरे हाथों में खुजली बहुत हो रही है। कुंदन अपने दाएं हाथों को खुजाते हुए कहता है, तो ठीक है, तुम अपनी खुजली मिटा लो, अंबिका डेविल स्माइल करते हुए कहती है। ललन कुंदन को शाबाशी देते हुए कहता है, क्या बात है कुंदन भाई, आपकी तो लॉटरी निकल गई। अंबिका गंभीर पूर्वक कुंदन से कहती है, एक छोटा सा ब्लैक टाइगर का टीम तैयार करो, मुझे एयरपोर्ट पर चाहिए। अंबिका अपनी जगह से उठकर सीरियस होते हुए कहती है, जब तक इस वीआर की प्रॉब्लम समझ में नहीं आई तब तक थोड़ा अलर्ट रहना होगा, एक बार साले की वीकनेस पता चल जाए, हलक में हाथ डालकर जान निकाल लूंगी, तब पता चलेगा अंबिका कपूर से पंगा लेने का अंजाम। अंबिका कमरे से बाहर जाते हुए कहती है, कुंदन तुम अपनी हाथों की खुजली मिटा कर ही आना, हम लोग निकलते हैं। वेदांत अंबिका की इस बात को सुनने से पहले ही अपनी कंप्यूटर को तोड़ चुका था, इसीलिए वह सुन नहीं पता था कि अगले 3 घंटे में अंबिका जयपुर को छोड़कर जाने वाली है। सब तैयार होकर कंफर्टेबल आलीशान रॉयल जेट में बैठकर अंबिका का इंतजार कर रहा था। 60 से 65 साल की वृद्धा औरत वेदांत के पास दौड़कर आती है, हकलाते शब्दों में कहती है, सर अंबिका मैडम अपनी पूरे परिवार के साथ अभी निकलने वाली है। वेदांत उस वृद्धी औरत को एक जोरदार तमाचा लगता है, जिससे वह वृद्ध औरत जमीन के बल गिर जाती है और उसके होंठ से खून आने लगता है।
उस पर चिल्लाते हुए कहता है, मैंने तुम्हें इस काम के लिए इतने दिनों से पाल के नहीं रखा है। वह जा रही है तब मुझे इन्फॉर्म कर रही हो तुम्हें, तो मैं इतना कहकर अपने सामने रख टेबल से गन उठाकर बुढ़िया के सीने पर मार देता है। एक ही गोली लगने से वह वृद्ध औरत तो वहीं पर अपना दम तोड़ देती है। जब तक वेदांत कुछ करता, अपनी आगे की प्लानिंग एग्जीक्यूट कर पाता, तब तक अंबिका का जेट टेक ऑफ हो चुका था। वेदांत हाथ मलते रह गया। अंबिका अपने पूरे परिवार के साथ अहमदाबाद एयरपोर्ट पहुंच चुकी थी। गुस्से में तिल मिलाता हुआ वेदांत अपने कमरे को तहस नहस कर चुका था। वेदांत अपनी लंबी कदमों के साथ अपने कमरे से बाहर निकलकर रिसोर्ट के अंदर चला जाता है और धीरे धीरे अंबिका के कमरे की तरफ बढ़ने लगता है। अंबिका को खुद से दूर जाने की तड़प उसे पागल कर रही थी। वो बौखला रहा था, अंबिका को देखने के लिए बावला हुआ जा रहा था। क्या करे ना करे उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। कुछ पल के लिए अंबिका को महसूस करना चाहता था, इसीलिए उसके कमरे में वह चला जाता है। उसके कमरे में पहुंचकर पहले कवतकर खोलकर उसके सामान को चेक करता है, पर कुछ भी वहां नहीं था। धीरे से बिस्तर पर प्यार से हाथ घुमाते हुए अंबिका को महसूस करना चाह रहा था। अंबिका की खुशबू में वह पागल हुआ जा रहा था। बैग को बुरी तरह से इनहेल कर रहा था, जैसे कोई सनकी दीवाना अपनी दीवानगी की हाथों मजबूर हो। उस कमरे की हर कोने से अंबिका की मीठी मीठी खुशबू आ रही थी, जिससे वेदांत के दिल को सुकून भरा चैन मिलता है। अपनी आंखें बंद कर अंबिका की भीनी भीनी खुशबू महसूस कर रहा था। तभी उसकी नज़र आईना पर जाती है, जहां अंबिका ने उसके लिए एक मैसेज छोड़कर गई थी। उस मैसेज को देखकर वेदांत के चेहरे पर एक कातिलाना स्माइल आ जाती है। उस मैसेज पर अपने उंगली धीरे धीरे चलाते हुए दीवानों की तरह कहता है, तुम्हारे तरफ से यह मेरा पहला तोहफा है जो मुझे हमेशा याद रहेगा। मैसेज में लिखा हुआ था, सी यू सून वी आर। एपिसोड 143। धीरे से बिस्तर पर प्यार से हाथ घुमाते हुए अंबिका को महसूस करना चाह रहा था। अंबिका की खुशबू में वह पागल हुआ जा रहा था। बैग को बुरी तरह से इनहेल कर रहा था, जैसे कोई सनकी दीवाना अपनी दीवानगी की हाथों मजबूर हो। इस कमरे के हर जर्रे हर हिस्से में अंबिका को पाना चाहता है, उसे महसूस करना चाहता है। उस कमरे की हर कोने से अंबिका की मीठी मीठी खुशबू आ रही थी, जिससे वेदांत के दिल को सुकून भरा चैन मिलता है। अपनी आंखें बंद कर अंबिका की भीनी भीनी खुशबू महसूस करने लगता है। तभी उसकी नज़र आईना पर जाती है, जहां अंबिका ने उसके लिए एक मैसेज छोड़कर गई थी। उस मैसेज को देखकर वेदांत के चेहरे पर एक कातिलाना स्माइल आ जाती है, जैसी कोई दिलरुबा अपनी आशिक के लिए प्यार भरा तोहफा छोड़ कर आए हो। उस प्यार भरे तोहफे मैसेज पर अपने उंगली दीवानगी के साथ धीरे धीरे चलाते हुए दीवानों की तरह कहता है, तुम्हारे तरफ से यह मेरा पहला तोहफा है जो मुझे हमेशा याद रहेगा, अपने दिल के करीब रखूंगा। मैसेज में लिखा हुआ था, सी यू सून वी आर। रिसोर्ट पर हमला हो चुका था। कुंदन और कुंदन के साथी ब्लैक टाइगर अपनी जान लगाकर शंकराचार्य के भेजे हुए गुंडे को सामना बड़े ही डटकर कर रहे थे। वहां का माहौल इस वक्त देखने में एक युद्ध का मैदान लग रहा था। कोई हॉकी स्टिक से किसी का सर फोड़ रहा था, तो कोई अपने हाथों की मुट्ठी से किसी का दांत तोड़ रहा था, कोई खंजर से किसी को जान से मार रहा था, तो किसी के हाथों की उंगलियां काट रहा था। उस वक्त वहां का माहौल बड़ा ही दर्दनाक और भयानक लग रहा था। अंबिका अपने पूरे परिवार के साथ अहमदाबाद एयरपोर्ट पहुंच चुकी थी। एयरपोर्ट के बाहर गाड़ियों की लंबी कतार लगी हुई थी। एक गाड़ी में बैजनाथ, अशोक, कमला और आयशा बैठ जाती है। उसके आगे पीछे दो ब्लैक टाइगर की सिक्योरिटी गाड़ी चल रही थी। अंजलि गाड़ी में बैठने ही वाली थी कि अंबिका की तरफ मुड़कर बड़े ही धीमी आवाज में अंबिका से कहती है, बहुत दिनों से अपनी बुटीक नहीं गई हो तो? पहले सोच रही थी बुटीक जाऊं, फिर उसके बाद घर चली जाऊंगी दी। अंबिका थोड़ी देर सोचने के बाद कहती है, यहाँ से जाने के लिए जंगल के रास्ते से होकर गुजरना पड़ेगा। एक काम करते हैं, पहले सब घर चलते हैं, फिर बुटीक चले जाना। अंबिका ने इतना कहा ही था कि उसी समय बुटीक से अंजलि के लिए फोन आ गया, मैडम एक लहंगा का ऑर्डर आज ही कंप्लीट करना है, पर उसमें कुछ कॉम्प्लिकेशन है, प्लीज देख लीजिए। अंजलि की बात तो कोई सुन नहीं पा रहा था, पर उसके चेहरे के एक्सप्रेशन देख लग रहा था कि बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है। आकाश अंबिका को साइड हग करते हुए कहता है, कोई बात नहीं दी, मैं इसे छोड़कर वहीं से ऑफिस चला जाऊंगा। अंबिका कुछ कहने ही वाली थी कि सिद्धांत आगे बढ़कर अंबिका के कमर में हाथ डालकर आकाश से कहता है, ठीक है, साथ में सिक्योरिटी गार्ड लेकर जाना। आकाश अपनी पलके को झपका करके सिद्धांत की बात मानने का इशारा कर देता है। आकाश अंजलि एक कार में बैठकर आगे पीछे दो सिक्योरिटी गार्ड की कार जा रही थी। सिद्धांत को अपनी शादी में रियांश के दिल का हाल पता चल गया था, इसीलिए अंबिका कुछ कहे उससे पहले ही सिद्धांत रियांश को कहता है, ठीक है रियांश, पहले घर चलते हैं, उसके बाद तुम चले जाना। इतना कहकर सिद्धांत अपनी एक आंख ब्लिंक कर देता है। रियांश उसकी बातों का मतलब समझ जाता है और चुपचाप गाड़ी में बैठ जाता है। सारा को उसी गाड़ी में सिद्धांत बैठने को कह देता है। ब्लैक टाइगर की टीम सारा और रियांश के पीछे पीछे चल देते हैं। अब बचे अंबिका और सिद्धांत। सिद्धांत अंबिका की कमर को पकड़कर अपनी तरफ बड़ी ही नजाकत से खींचता है और उसके गाल पर प्यार से अपनी हाथ रखकर अंगूठे से सहलाते हुए कहता है, तो चले जान। अंबिका भी थोड़ा सा शर्माकर मुस्कुरा देती है। सिद्धांत उसके हाथ पकड़कर गाड़ी में उसे बैठाता है और ड्राइविंग सीट पर खुद बैठ जाता है।
सिद्धार्थ गाड़ी चलाते हुए अंबिका के हाथों को अपनी हाथों में लेकर बार बार उसके हाथों को बड़े ही प्यार से चूम लेता, कभी उसके हाथ को अपने चेहरे पर रखकर प्यार से सहलाता अपनी जान का। 7 प्रकार सिद्धांत की चेहरे पर खुशी साफ साफ झलक रही थी। अंबिका को ये देखकर सिद्धांत पर उसे प्यार आ रहा था। वेदांत को अब तक पता चल चुका था कि रिजॉर्ट पर हमला हुआ है, उसे ये भी पता था कि कुंदन अभी तक रिजॉर्ट से बाहर नहीं गया है। वेदांत दूर खड़े होकर कुंदन के एक्शन का मजा ले रहा था, उसके हर मूवमेंट बहुत हद तक अंबिका से मैच कर रहा था। उसे देखकर वेदांत मन ही मन कहता है, मेरी लाइफ तुमने इसे ट्रेनिंग बड़ी अच्छी दी है। धीरे धीरे वहां पर लाशों की ढेर लग गई थी। शंकराचार्य के सारे गुंडे जमीन पर पड़े तड़प रहे थे। कुंदन और ब्लैक टाइगर को भी चोट आई थी। आग में कूदने से थोड़ी हाथ तो जलता ही है, ठीक उसी तरह फाइट करने से कुंदन और कुंदन के साथियों को भी चोट लग गई थी। कुंदन के सभी साथी और कुंदन डटकर शंकराचार्य की गुंडों का देखते ही देखते बैंड बाजा देता है। शंकराचार्य के गुंडे नीचे जमीन पर कुछ तरफ रहे थे, कुछ बेहोश हो चुके थे, कुछ तो हमेशा के लिए ही सो गए थे। युद्ध खत्म होने के बाद ब्लैक टाइगर अपनी लीडर कुंदन को चारों तरफ ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन कुंदन वहां किसी को दिखाई ही नहीं देता है। चोट तो उसे बहुत आई थी, पर लगता है अभी भी युद्ध समाप्त नहीं हुआ था। ब्लैक टाइगर की टीम चारों तरफ बिखरकर कुंदन को पागलों की तरह ढूंढने लगता है। अंबिका और सिद्धांत रोड पर फुल स्पीड में गाड़ी चला रहे थे। सामने सड़क को रोककर 4 गाड़ियां अंबिका का इंतजार कर रहा था। अंबिका मुस्कुराकर अपनी दोनों हथेलियां को एक दूसरे से रगड़ते हुए सिद्धांत से कहती है, बहुत दिनों से प्रैक्टिस नहीं हुई है, आप यहाँ इंतजार करो, मैं थोड़ा प्रैक्टिस करके आती हूँ। सिद्धांत उसके हाथों को पकड़ लेता है। गाड़ियों की तरफ देखकर डेविल स्माइल करते हुए कहता है, 4 गाड़ी यानी 16 से 18 आदमी होंगे, तो क्यों ना जान आज आप एक्शन मूवी देखो, लाइव शो। सिद्धार्थ अंबिका के गालों को बड़े ही प्यार से थपथपाते हुए अंबिका की आंखों में देखकर कहता है, वेट एंड वॉच जान, मेरे होते हुए तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं। हीरो की तरह गाड़ी से नीचे उतरता है। एपिसोड 144। सिद्धांत उसके हाथों को पकड़ लेता है। गाड़ियों की तरफ देखकर डेविल स्माइल करते हुए कहता है, 4 गाड़ी यानी 16 से 18 आदमी होंगे, तो क्यों ना जान आज आप एक्शन मूवी देखो, लाइव शो। सिद्धार्थ अंबिका के गालों को बड़े ही प्यार से थपथपाते हुए अंबिका की आंखों में देखकर कहता है, वेट एंड वॉच जान, मेरे होते हुए तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं। हीरो की तरह गाड़ी से नीचे उतरता है। तब तक वहां खड़े गाड़ियों से सभी गुंडे निकालकर सिद्धांत का ही इंतजार कर रहा था। सिद्धांत उन गुंडों पर एक शेर की तरह पंजे मारता है, कभी अपने घुसों से तो कभी अपने लातों से सभी की चटनी बना रहा था। वैसे दोस्तों, आप लोगों को कौन सी चटनी पसंद है? अंबिका बड़े ही गौर से अपने पति की लाइव शो एक्शन मूवी देख रही थी, जिसे देखकर वह खूब एंजॉय कर रही थी। सिद्धांत लड़ाई करते समय बहुत ही ड्रेसिंग और हैंडसम लग रहा था। अंबिका उसके खूबसूरत चेहरे से अपना नजर हटा ही नहीं पा रही थी। अचानक से अंबिका अपनी गाड़ी से निकलकर बोनट पर बैठ जाती है और एक इंसान को सूट कर देती है। जो इंसान गोली चला रहा था उसे इशारों से अपनी उंगली हिलाकर इशारा करती है, जैसे इशारों में बताना चाह रही है, चीटिंग नॉट अलाउड। गोली की आवाज से सबका ध्यान अंबिका की तरफ चला जाता है। सिद्धांत फाइट करते हुए सिद्धांत की नज़र अंबिका पर चली जाती है। अंबिका इशारों में बताने वक्त बहुत ही क्यूट लग रही थी। सिद्धांत का तो दिल कर रहा था जाकर उसे खूब सारा प्यार करें। तब तक सिद्धांत के गाल पर गुंडे ने एक पंच मार दिया, जिससे सिद्धांत अपने उंगलियों से तुड्डी को पकड़कर थोड़ा सीधा कर उसे 2 पंच लगा देता है। सिद्धांत जब उन लोगों से लड़ाई कर रहा था तब एक गाड़ी में बैठा हुआ बाउंसर सिद्धांत के ऊपर गोली चलाने वाला था, इसीलिए अंबिका उसके हाथों में गोली चला देती है। थोड़ी देर में सिद्धांत सबकी चटनी बनाकर अंबिका की तरफ अपने बालों को सेट करते हुए बढ़ जाता है और अंबिका के साथ गाड़ी के बोनट पर बैठकर अपना सर अंबिका के कंधे पर रखकर कहता है, तो कैसा लगा जान तुम्हारे हस्बैंड का एक्शन? इतना कहकर सिद्धांत उसके कंधे को लाइट किस कर लेता है। ये सुनकर अंबिका मुस्कुराकर उसके सर को चुम लेती है, बड़ी ही स्टाइल से बोनट से नीचे उतरती है और आगे बढ़कर सभी जमीन में पड़े गुंडों के मोबाइल निकालकर अपने साथ ले आती है। इतने सारे मोबाइल के साथ अंबिका को आते देख सिद्धांत मुस्कुराकर कहता है, इतने सारे मोबाइल को क्या करना है, भिंडी बाजार में बेचना है क्या? गाड़ी के बैक सीट पर मोबाइल रखते हुए अंबिका कहती है, सोच रही हूँ छोटी सी मोबाइल का दुकान कर लो और उसका सेल्स बॉय तुम्हें बनाओगी। सिद्धांत अंबिका को अपनी बाहों में खींचते हुए अपने गाल की अंबिका के गाल को टच करते हुए कहता है, सैलरी में मुझे तुम चाहिए। उसके टच से अंबिका पिघलने लगी थी। जब उसके मुंह से ऐसी बातें सुनी तो धक्का मारते हुए कहती है, छी सिद्धांत, इतनी चिप बातें कैसे कर सकते हो? दोनों मुस्कुराते हुए गाड़ी में बैठ जाते हैं। गाड़ी को आगे बढ़कर अपने कपूर मैंशन की तरफ निकल जाती है। गाड़ी में बैठे अंबिका सिद्धांत से कहती है, वीआर के आदमी थे। सिद्धांत ने कहा, तो तुमने नोटिस कर लिया? अंबिका सामने सड़क पर ध्यान देते हुए कहती है, इसमें ना नोटिस करने वाली कोई बात थी क्या? अब तक कपूर मैंशन सभी के सभी पहुंच गए थे। सारा और रियांश एक ही गाड़ी में आए थे। रियांश सिद्धांत के दिए हुए मौके का फायदा उठाना चाहता था। सारा को अपनी दिल की बात कैसे बताएं वह सोच रहा था, पर अफसोस की बात है वह कुछ का पता तब तक कपूर मैंशन पहुंच चुका था। गाड़ी में बैठे सारा रियांश को चोर नजरों से देख रही थी और मीठी मीठी स्माइल कर रही थी।
सभी मेंशन में पहुंचकर कुछ देर बैठकर बात करते हैं और सभी अपने अपने काम पर चले जाते हैं। सिद्धांत भी अपने पुलिस ड्यूटी को ज्वाइन कर लेता है। अंबिका अपने ऑफिस चली जाती है। रियांश भी अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है और सारा अपने कमरे में चली जाती है, लेकिन उसकी मन किसी काम में नहीं लग रहा था। कुंदन का अब तक कुछ भी पता नहीं चल रहा था। सारे ब्लैक टाइगर कुंदन को पागलों की तरह हर जगह ढूंढ रहा था। तभी अंधेरे कमरे में पीले रंग की डिम लाइट में कुंदन एक कुर्सी से बंधा हुआ था। उसके मुंह पर कपड़े से बांधा गया था, सर से खून निकल रहा था। धीरे धीरे वह अपनी आंखें खोलता तो कभी बंद करता। जब उसकी आंखें अच्छी से खुलता है तो वह खुद को एक अंधेरे कमरे में पाता है और उसके सर में एक तेज दर्द उठता है। दूसरे कमरे में वेदांत बैठकर कुंदन को देखकर उस पल को याद करता है। कुंदन बड़ी ही हिम्मत के साथ शंकराचार्य के भेजे हुए आदमियों से फाइटिंग कर रहा था। वेदांत दूर खड़े होकर कुंदन की फाइटिंग स्किल को देख रहा था। कुंदन को मसरूफ होकर फाइटिंग करते देख फायदा उठाते हुए वेदांत सामने पड़े एक हॉकी स्टिक को उठाकर अपने सर के पीछे हिटकर देखता है कि इसे चोट कितनी लगती है। धीरे धीरे कुंदन की तरफ वह बढ़ जाता है और एक जोरदार हॉकी स्टिक से कुंदन के सर पर वार करता है। हॉकी स्टिक जोरदार लगने से कुंदन एक पल के लिए पूरी तरह से ब्लैक हो जाता है। उसका हाथ अपने आप सर पर चला जाता है और धीरे धीरे वह वहीं पर बेहोश हो जाता है। कुंदन धीरे से आंखें खोलकर अपने पूरे कमरे को अच्छे से स्कैन करता है तो उसे मालूम चलता है कि कमरे में 4 जगह कैमरा लगाया गया है और एक स्क्रीन है। कुंदन इतना काबिल था कि वह पल भर में ही उस बंधे हुए कुर्सी से निकल सकता था, लेकिन खुद को कमजोर साबित करने के लिए वह कुर्सी को हिला रहा था। वह पता करना चाह रहा था कि आखिर उसे यहाँ लाने वाला है कौन है। दूसरे कमरे में वेदांत उसे कुर्सी में बड़े छटपटाते देख उसके दिल को बड़ी ही सुकून मिल रही थी। उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती है। तभी वेदांत एक वीडियो प्ले करता है उस कमरे में जिस कमरे में कुंदन को बांधा गया था। सामने चल रहे वीडियो क्लिप देखकर कुंदन छटपटाना बंद कर वीडियो की तरफ देखने लगता है। वीडियो में ब्लैक टाइगर पूरे ग्राउंड और झाड़ियां के आसपास रिसोर्ट के अंदर भी किसी को ढूंढ रहा था। ये देखकर कुंदन के चेहरे पर एक व्यंग भारी स्माइल आ जाती है। दूसरी तरफ अंबिका जैसे ही ऑफिस पहुंचती है कि उसे एक कॉल आता है। कॉल रिसीव करते ही दूसरे तरफ से घबराहट में अंबिका से कहता है, लेडी बॉस कुंदन कहीं भी नहीं मिल रहा है। हम लोगों ने चारों तरफ अच्छी से ढूंढ लिया है पर वह कहीं भी नहीं है। इतना सुनकर अंबिका शांत होकर अपनी कोल्ड वॉइस में कहती है, ऐसे कैसे तुम लोगों को कुंदन नहीं मिल रहा है? वह कोई छोटा बच्चा है जो खेलते खेलते आगे बढ़ गया होगा। वहीं पर ठहरो, वह आ जाएगा, मुझे हर पल की खबर देना। इतना कहकर अंबिका फोन कट कर देती है। अंबिका तुरंत ही ललन को अपने ऑफिस बुलाती है। ललन भी बिना समय गवाए अंबिका के ऑफिस के लिए निकल जाता है। अंबिका अपना मोबाइल जैसे ही पॉकेट में रखने वाली होती है कि फिर से उसका मोबाइल वाइब्रेट करता है। मोबाइल पर अपने ही ब्लैक टाइगर का नंबर देख फोन को पिक करती है। फोन जैसे ही पिक होता है कि अधमरी हालत में उसकी आवाज निकलती है और वह सुनकर अंबिका का चेहरा घबराहट से भर जाता है। एपिसोड 145। इतना सुनकर अंबिका शांत होकर अपनी कोल्ड वॉइस में कहती है, ऐसे कैसे तुम लोगों को कुंदन नहीं मिल रहा है? वह कोई छोटा बच्चा है जो खेलते खेलते आगे बढ़ गया होगा। वहीं पर ठहरो, वह आ जाएगा, मुझे हर पल की खबर चाहिए। इतना कहकर अंबिका फोन कट कर देती है। अंबिका तुरंत ही ललन को अपने ऑफिस बुलाती है। ललन भी बिना समय गवाए अंबिका के ऑफिस के लिए निकल जाता है। अंबिका अपना मोबाइल जैसे ही पॉकेट में रखने वाली होती है कि फिर से उसका मोबाइल वाइब्रेट करता है। मोबाइल पर अपने ही ब्लैक टाइगर का नंबर देख फोन को पिक करती है। फोन जैसे ही पिक होता है कि अधमरी हालत में उसकी आवाज निकलती है और वह सुनकर अंबिका का चेहरा घबराहट से भर जाता है। वैसे तो अंबिका हर सिचुएशंस के लिए पहले से तैयार रहती है, पर उसके कानों ने ऐसा ही कुछ सुन लिया कि उसके चेहरे पर घबराहट साफ साफ नजर आ रहा था। फोन सुनते ही अंबिका खुद को संभाल नहीं पाए और 2 कदम अपनी जगह से पीछे खिसक जाती है। समायरा आगे बढ़ाकर उसे संभालते हुए चेयर पर बैठाती है। अंबिका अपनी कॉलर वॉइस में समायरा को कहती है, एक छोटा सा मीटिंग अरेंज करो राइट नाउ। समायरा मीटिंग अरेंजमेंट करने रूम से बाहर चली जाती है और सभी को कॉल करना शुरू कर देती है। कुंदन के सामने बड़े से स्क्रीन पर एक वीडियो प्ले हो रहा था जिसमें रिसोर्ट के अंदर और रिसोर्ट के बाहर ब्लैक टाइगर पागलों की तरह कुंदन को ढूंढ रहा था, जिसे देखकर कुंदन के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। थोड़ी देर के बाद कुंदन का दरवाजा एक आवाज के साथ खुलता है। कुंदन की नज़र अभी भी स्क्रीन पर ही थी। उसने पलटकर दरवाजे की तरफ देखा तक नहीं। एक लात मारकर दरवाजा खोल के अंदर आया था। उसे ऐसा लगा कि कुंदन उसकी तरफ देखेगा, पर कुंदन तो उसे फुल इग्नोर कर स्क्रीन की तरफ ही देख रहा था। खुद को इग्नोर पाकर गुस्से में तिल मिलाता हुआ वह बंदा आगे चलकर कुंदन के सामने खड़ा हो जाता है। धीरे से अपनी नज़र कुंदन उस बंदे की जूते की तरफ देखता है। फॉर्मल ब्लैक शूज था, करीबन उसकी कीमत लाखों की होगी। धीरे धीरे उसकी नज़र ऊपर जाती है। एक महंगी सी टॉक्सिको सूट पहना हुआ था, उसकी कीमत लाखों की होगी। हाथ में लिमिटेड एडिशन की वॉच थी। कुंदन की नज़र जब उसके चेहरे पर जाती है तो कुंदन मुस्कुरा कर कहता है, क्या बात है, मेरे सामने आने में शर्मा रही है जो लड़कियों की तरह मुंह छुपा के रखे हो? वह बंदा अपने चेहरे पर मास्क को लगा कर आया था। सिर्फ उसकी आंखें ही कुंदन के सामने थी जो ग्रीन कलर की थी। ग्रीन कलर की आइज बहुत ही कम ही लोगों में पाया जाता है। करोड़ इंसान में कुछ गिने चुने इंसान की आंखें ग्रीन होती है।
कुंदन मुस्कुराते हुए फिर कहता है, वैसे तुम्हारी आंखें बहुत खूबसूरत है, अगर तुम एक लड़की होती तो शायद मैं तुम्हारे बारे में सोच सकता। वेदांत सरकास्टिक आवाज में कहता है, और मैं तुम्हारी आंखों में सिर्फ दर्द तकलीफ देखना चाहता हूँ। कुंदन थोड़ा मुस्कुराते हुए कहता है, तब तो तुम्हारी दिल ही ख्वाहिश दिल ही में न रह जाए। कुंदन का कहना अभी खत्म ही नहीं हुआ था कि वेदांत उसके चेहरे पर एक पच जोर से लगा देता है। पच इतनी जोर का था कि कुंदन का चेहरा दूसरी साइड झुक जाता है, फिर भी उसके चेहरे की स्माइल कम नहीं हुई थी। उसकी स्माइल देखकर वेदांत को फिर गुस्सा आता है और एक पच उसके चेहरे पर और जोर से मारता है। मुक्का इतनी जोर का था कि उसके मुंह से एक खून का फव्वारा बाहर निकल आता है। कुंदन की मुस्कान में कोई कमी नहीं थी। मुस्कुराते हुए अपने मुंह में आए खून को वेदांत के मुंह पर थूकते हुए कहता है, अपनी ताकत आजमाने का इतना ही शौक है तो 2-4 हाथ करके देख, रस्सियों से बांधकर तू अपनी क्या मर्दानगी दिखा रहा है। वेदांत बुरी तरह उसके चेहरे के ऊपर हंसते हुए थोड़ा उससे दूर होकर अभी भी पागलों की तरह हंसते हुए कहता है, तुझे खेलने का शौक है, दूंगा तुझे मौका, दूंगा मैदान में भी और मैदान के बाहर भी, फिलहाल मेरा ऐसा कुछ मूड नहीं है। कुंदन डेविल स्माइल के साथ मुस्कुराते हुए कहता है, खेलने का मूड नहीं है या मुझसे डर गए। वेदांत कुंदन की तरफ मुड़कर अपने दोनों पॉकेट में हाथ डालकर कहता है, डरता तो अपने बाप से भी नहीं तो तुझ जैसे अधमरे इंसान से क्या डरूंगा। फिलहाल डायलॉग बाजी बहुत हो गया, चुपचाप अपनी मौत का भीख मांग जो तुझे बहुत दर्दनाक मिलने वाली है। ये सुनकर तो कुंदन खुद को हंसने से रोक नहीं पाया और मुंह फाड़ फाड़ के जोर जोर से हंसते हुए कहता है, मौत की फिक्र तो तू अपनी कर, मैं तो बचपन से ही गोलियां और रिवाल्वर को खेलते हुए बड़ा हुआ हूँ। अगर अभी मेरे हाथ बंधे ना होते तो मैं तो तुम्हें अभी ही उसकी झलक दिखा देता। मुझे मौत की धमकी देने की तेरी औकात नहीं, अगर तेरी गर्दन मेरे हाथ में आ गई ना, उसे ककड़ी की तरह तोड़ दूंगा। कुंदन ये कहते कहते अपनी हाथ ररासियों से छुड़ावा लेता है और एक शेर की तरह वेदांत के ऊपर झपट्टा मार देता है। कुंदन कुछ ही सेकंडों में न जाने वेदांत को कितने मुंह के कितने पंच कितने घूंसे मार चुका था, पर वेदांत उसे करने के बजाय खुद के चेहरे छुपाने की कोशिश कर रहा था। किसी तरह वह अपने कलाई में बंदी घड़ी के एक स्विच को दबाता है कि बाहर तैनात सभी बाउंसर अंदर आ जाता है। अंदर आते ही कुंदन को पकड़ से वेदांत को छुड़ाने की कोशिश करता है। जैसे तैसे कुंदन को पकड़कर कुर्सी पर बिठाकर बाउंसर लोग रस्सी से और जंजीरों से बांधने लगता है। वेदांत बुरी तरीके से मार खाकर बेचारा जोर जोर से सांस ले रहा था। वेदांत अपने पेट को हाथों से पकड़कर जमीन से उठता है और हाफते हुए कहता है, साले इस कुत्ते को बांध के रख, भूखने के साथ साथ काटता भी है, इसे मैं बाद में दिखता हूँ। इतना कहकर वेदांत अपनी जान छुड़ाकर कमरे से बाहर निकल जाता है। दूसरी तरफ मीटिंग में घर के सभी लोग मौजूद थे। सिद्धांत, मोहन, कृष्णा, अशोक, कुणाल, ललन। अंबिका कुर्सी पर बैठते हुए कहती है, हम लोगों को दोनों सिचुएशन को अच्छे से हैंडल करना होगा। सिद्धार्थ कुर्सी पर से उठकर अंबिका के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, आखिर बताओगी हुआ क्या है तुम्हारे चेहरे पर, मैं आज तक एक सेकंड तक नहीं देखा है और आज तुम्हारे चेहरे पर ये उदासी क्यों। अंबिका एक्सप्रेशन लेस होकर अपनी सर्द आवाज में कहती है, आकाश और अंजलि पर अटैक हुआ है और कहाँ है अब तक पता नहीं चला है, कुंदन भी गायब है। ये सुनते ही वहां का माहौल गंभीरता पूर्वक हो जाती है। एपिसोड 146। अंबिका कुर्सी पर बैठते हुए कहती है, हम लोगों को दोनों सिचुएशन को अच्छे से हैंडल करना होगा। ये कहते कहते ही अंबिका अपने मन में प्लान बनाने लगती है। सिद्धार्थ कुर्सी पर से उठकर अंबिका के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, आखिर बताओगी हुआ क्या है तुम्हारे चेहरे पर, मैं आज तक एक सेकंड तक नहीं देखा है और आज तुम्हारे चेहरे पर ये उदासी क्यों। अंबिका एक्सप्रेशन लेस होकर अपनी सर्द आवाज में कहती है, आकाश और अंजलि पर अटैक हुआ है और कहाँ है अब तक पता नहीं चला है, कुंदन भी गायब है। ये सुनते ही वहां का माहौल गंभीर हो जाती है। सभी के चेहरे पर गुस्सा, गम और मायूसी साफ साफ झलक रहा था। सबके चेहरे पर मिले झूले भाव थे। आकाश अंजलि का खोने का डर, कुंदन का नाम मिलने का घबराहट, इसके पीछे जिसका हाथ है उसे मार देने का गुस्सा। सभी कोई के मन में कुछ न कुछ चल रहा था। तभी अचानक से मीटिंग का दरवाजा खुलता है। अचानक से सबकी नज़र दरवाजा पर चली जाती है। थोड़ी देर बीत जाने के बावजूद भी कोई दरवाजे से अंदर नहीं आता है तो अंबिका समायरा को इशारा करती है दरवाजा बंद करने के लिए। समायरा जैसे ही अपने कुर्सी से उठकर दरवाजा बंद करने जाती है तभी उसकी नज़र सामने आ रहे बुजुर्ग इंसान पर जाता है। समायरा दरवाजा से हटकर उन्हें अंदर आने का रास्ता देती है। बुजुर्ग इंसान के अंदर आते ही सभी कुर्सी से उठकर उसका मान सम्मान करने लगे थे। अंबिका आगे बढ़कर उनके कंधे को पकड़कर अच्छे से अंदर लेकर आती है और उन्हें अपनी कुर्सी पर बिठाने लगती है। तभी कड़कती आवाज में कहता है, ये तुम्हारा जगह है, इसकी हकदार सिर्फ तुम हो, इसके लिए तुमने बहुत मेहनत की है। इतना कहकर पास वाला कुर्सी में बैठ जाता है। वह कोई और नहीं बैजनाथ कपूर था। बैजनाथ अपने कमरे में रहकर भी पूरे बिजनेस और हर सिचुएशन का खबर अच्छे से रखता था। बैजनाथ गरजते हुए अंबिका से कहता है, ये सब कैसे हुआ, मुझे तुमसे यह उम्मीद नहीं थी, तुम ये सब कैसे होने दिया। मुझे तुमसे यह उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। फिर थोड़ी गंभीरता पूर्वक अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहता है, मैं इस मुकाम को पाने के लिए बहुत ही कड़ी मेहनत और कठिन तपस्या किया है, तब जाकर मुझे ये मुकाम हासिल हुआ है। इसे पाने के लिए मुझे बहुत कुछ कुर्बान भी करना पड़ा।
दुश्मन को कभी भी कमजोर नहीं समझना चाहिए, बल्कि दुश्मन की कमजोरी का पता लगाना चाहिए। अंबिका एक्सप्रेशन लेस होकर अपनी चेयर पर बैठे रहती है। बैजनाथ को कोई भी जवाब देना उचित नहीं समझती है। बात को आगे बढ़ाते हुए बैजनाथ कहते हैं, जो हुआ सो हुआ, अब इस रायता को समेटो जितनी जल्दी हो सके। बैजनाथ और अंबिका ने मिलकर एक फूल प्रूफ प्लान बनाया। उसे प्लान के तहत 4 जगह बॉडीगार्ड की एक टीम तैयार कर चारों तरफ भेजा गया। कमरे में अचानक सिद्धांत अंदर आता है। अंबिका उस टाइम कुर्सी पर बैठकर मोबाइल पर फुटेज चेक कर रही थी। सिद्धार्थ अचानक से अंदर जाकर अंबिका को कुर्सी से खड़ा करता है और उसको कसकर गले लगा लेता है। थोड़ी देर दोनों एक दूसरे को गले लगाने के बाद सिद्धांत अंबिका के चेहरे को अपने हाथों में प्यार से थामकर अपने होंठ उसके होठों पर रख देता है, उसे किस करने लगता है। उस छोटी सी किस में सिद्धार्थ बताना चाहता था कि अंबिका मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे हर फैसले में तुम्हारा साथ हूँ। छोटी सी किस में उसे सांत्वना देने की कोशिश कर रहा था। छोटी सी किस करने के बाद सिद्धांत अपने फोरहेड को अंबिका के फोरहेड से जोड़कर कहता है, आकाश और अंजलि को कुछ नहीं होगा, मैं उसे सही सलामत लेकर आऊंगा, तुम अपना ख्याल रखना। अंबिका अपनी पलकें झपकाकर इशारों में सिद्धांत के बातों को जवाब देती है। सिद्धांत अंबिका के फोरहेड पर एक छोटी सी किस कर कहता है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, आई प्रॉमिस। उसे कुछ भी नहीं होगा, इतना कहकर कमरे से बाहर चला जाता है। आकाश और अंजलि जब गाड़ी में बैठकर अपने ऑफिस जा रहे थे, तभी उसके सामने से एक ट्रक क्रॉस कर रही थी। वह ट्रक अचानक से अपनी स्टीयरिंग घुमाकर आकाश की गाड़ी को टारगेट करता है, जिससे आकाश की गाड़ी सामने जंगल में लुढ़कते हुए नीचे चली जाती है। आगे पीछे दोनों बॉडीगार्ड वाली गाड़ी रुकती है। तब तक पीछे से एक और ट्रक आकर खड़े बॉडीगार्ड्स के सामने वाली गाड़ी पर धक्का दे देता है, जिससे वह गाड़ी बॉडीगार्ड के ऊपर गिर जाती है। ऑन द स्पॉट कुछ बॉडीगार्ड्स की वही दम तोड़ देता है। कुछ बच के निकल जाते हैं, जो जंगल की तरफ आकाश और अंजलि को ढूंढने में लग जाते हैं। रात काफी हो गई थी, अब गहरा सन्नाटा जंगल में फैला हुआ था। एक बड़े से पेड़ के नीचे अंजलि अपने सर को टेक लगाकर पांव पसार कर बैठी हुई थी। उसी की पांव पर आकाश अपने सर रखकर लेटा हुआ था। अचानक से अंजलि की आंखें खुलती है, पर घबराहट से उठने लगती है। तभी उसकी नज़र अपने पांव पर सोए हुए आकाश पर जाती है। आकाश बुरी तरह से घायल हो चुका था। उसके सर पर और हाथ पर काफी चोट लगी हुई थी, जो अब तक खून सूख चुके थे। अंजलि फिर से आकाश के चेहरे को बड़े ही प्यार से पकड़कर रोते हुए कहती है, प्लीज आकाश, अब तो तुम आंखें खोल दो, मुझे बहुत डर लग रहा है। आकाश प्लीज उठ जाओ ना। अंजलि एक बार आकाश के चेहरे को देखती, एक बार घना जंगल की तरफ। अंजलि खुद को लाचार और बेबस महसूस कर रही थी। उसकी आंखों में आंसू झरने की तरह बह रही थी। रोते रोते फिर से एक बार आकाश को उठाने की कोशिश करती है, प्लीज आकाश आप उठ जाए ना, मुझे बहुत बहुत डर लग रहा है। आकाश आकाश बार बार लगातार आकाश की नाम की रट लगाई हुई थी और उसकी आंखों से बहते आंसू आकाश के चेहरे पर गिरने लगती है। धीरे धीरे आकाश को होश आने लगता है। आकाश धीरे से जब अपनी आंखें खोलता है तो सामने आंसुओं से भरी अंजलि का चेहरा देखता है। अपनी जगह से उठकर उसे घबराते हुए गले लगा लेता है। बार बार उसकी पीठ को प्यार से रब करते हुए कहता है, अंजलि आप ठीक है, आपको कहीं चोट तो नहीं आई। इतना कहते हुए उसके पूरे शरीर को अच्छे से चेक करने लगता है कि कहीं अंजलि को चोट न लग गई हो। आकाश तो खुद ही बुरी तरह से घायल था। उसके हाथ में, पाँव में, उंगलियों में, कंधे में, सर में, चेहरे के कई हिस्सों में उसे चोट लग गई थी। अंजलि आकाश को होश में देखकर उसके दिल को एक सुकून मिल रहा था। प्यार से आकाश के चेहरे पर हाथ रखकर अपने फोरहेड से उसके फोरहेड चिपका लेती है और सिसकते हुए कहती है, मैं ठीक हूँ, अब बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। रोते हुए अंजलि कहती है, आपको इस तरह देखकर मैं बहुत इतना ही कह पाई थी कि वह जोर जोर से रोने लगती है और आकाश को गले से लगा लेती है। दोनों ही एक दूसरे को गले लगाकर एक दूसरे को महसूस कर रहे थे। अंजलि आकाश को गले लगाए हुए उसके सीने पर सर रखकर कहती है, आज पहली बार एहसास हुआ मुझे कि आप मेरे लिए क्या हो। मैं आपके बिना जीने का सोच भी नहीं पा रही। आप मेरे दिल का चैन सुकून बन गए हो। उसके सीने से सर को उठाकर प्यार से उसकी आंखों में देखकर कहती है, पता नहीं आकाश कब, लेकिन हाँ मुझे आपसे प्यार हो गया है, इतना कि मैं आपको तकलीफ में नहीं देख पाती। मैं आपसे जुदा होने के नाम पर ही डर जाती हूँ। पता नहीं कब आकाश, लेकिन हाँ मुझे आपसे मोहब्बत हो गई है। आज अंजलि की आंखों में आकाश का खोने का डर था। उसी डर ने अंजलि को अंदर से झकझोर कर रख दिया था। उसी डर में आज अंजलि की जुबान पर उसकी दिल की बात आ गई। ये सुनते ही आकाश के चेहरे पर एक गजब का नूर आ गया। इतनी जख्म होने के बाद भी चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और अंजलि को कसकर गले लगा लेता है। एपिसोड 147। आप मेरे दिल का चैन सुकून बन गए हो। उसके सीने से सर को धीरे से उठाकर प्यार से उसकी आंखों में देखकर कहती है, पता नहीं आकाश कब, लेकिन हाँ मुझे आपसे प्यार हो गया है, इतना कि मैं आपको तकलीफ में नहीं देख पाती। मैं आपसे जुदा होने के नाम पर ही डर जाती हूँ। पता नहीं कब आकाश, लेकिन हाँ मुझे आपसे मोहब्बत हो गई है। आज अंजलि की आंखों में आकाश का खोने का डर कहीं ना कहीं पनप रहा था। उसी डर ने अंजलि को अंदर से झकझोर कर रख दिया था। ना चाहते हुए भी उसी डर ने आज अंजलि की जुबान पर उसकी दिल की बात आ गई। अंजलि का कन्फेशन सुनते ही आकाश के चेहरे पर एक गजब का नूर आ गया। शरीर पर इतने जख्म होने के बाद भी चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और अंजलि को कसकर गले लगा लिया।
आकाश के चेहरे पर मुस्कुराहट है कि जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। दिल में एक अजब सी शांति छा गई। ऐसा लग रहा था कि कोई दूर राहगीर को एक मंजिल मिल गई हो। उसके बाहों में लिपटी हुई अंजलि अपने प्यार को महसूस करते हुए अपने दिल की बात आज जुबान पर लेकर आई थी। कहीं ना कहीं अंजलि को आज आकाश का खोने का डर लग रहा था। अंजलि अपनी दिल की बात को आगे बढ़ते हुए कहती है, आज जब आप मेरी आंखों के सामने खून से लथपथ बेहोशी में मेरी इन्हीं बाहों में थे, आपको नहीं बता सकती मैं कितनी मौतें मरी हूँ। मैं तो जैसे सांस लेना ही भूल गई थी। मेरा दिल तो कर रहा था कि मैं अपनी हर सांसें आपके नाम कर दूं। अंजलि अपनी बाहों की तरफ दिखाकर आंसुओं से भरी आंखें न जाने कब छलक कर बाहर आ जाए अपनी दिल की मन की जज्बात को आकाश के सामने कहे जा रही थी। उसे ऐसा लग रहा था उसकी जिंदगी की आज आखिरी रात हो और इस आखिरी रात को अपने प्यार का इजहार करना चाहती थी। अपने हो रहे दिल में आकाश के लिए जज्बात को बताना चाह रही थी। आज के एक्सीडेंट में अंजलि को इतना डरा दिया था कि वह नहीं चाहती थी कि दिल की बात दिल में ही रह जाए। अगर आज की रात उसकी मौत भी हो जाए तो उसे गम ना हो। अंजलि आकाश के सामने ही घुटनों के बल बैठ जाती है और उसके चेहरे को अपने हाथों में भरकर प्यार से उसकी आंखों में देखते हुए कहती है, मैं आपसे बहुत बहुत प्यार करती हूँ। ना जाने कब से आपसे कहना चाहती हूँ लेकिन इतना कहकर वह रोने लगती है। आकाश अपनी हाथ आगे बढ़ाकर अंजलि के आंसू पोंछने लगता है और उसके चेहरे को अपने हाथों से साफ करने लगता है। शुश, बस अंजलि, आपको और कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, मुझे आपकी आंखों में दिखता है। अंजलि आकाश के सर को प्यार से चूमती है, फिर कहती है, नहीं आकाश, आज मुझे मत रोकिए, बिल्कुल मत रोकिए। मैं आपको ये बात बहुत पहले बता देना चाहती थी लेकिन मैं एक विधवा हूँ। ये सोचकर डर जाती थी कि कहीं आप मुझे उसने इतना ही कहा था कि आकाश उसके होठों पर अपने होंठ रख देता है और एक लाइट सा किस करता है। उसके चेहरे को पकड़कर अपनी बाहों में छुपाते हुए कहता है, खबरदार, जो आज के बाद तुमने ऐसा कहा तो तुम पास में क्या थी मैं कभी नहीं जानना चाहता हूँ, ना ही उसके बारे में मैं आज तक कभी सोचा हूँ। बस तुम मेरी हो और हमेशा मेरी ही रहोगी। ये बात कहते वक्त आकाश अंजलि को इंटेंसिव भरी नजरों से देख रहा था। कुछ देर दोनों एक दूसरे की आंखों में डूबे रहते हैं। थोड़ी देर वहां खामोशी छा जाती है। खामोशी को तोड़ते हुए अंजलि धीरे से उसके सीने पर सर रखते हुए कहती है, आकाश, आप मुझे कभी छोड़िएगा तो नहीं, कभी मुझसे दूर तो नहीं जाएगा। आकाश अपनी बाहें अंजलि की कमर पर कसते हुए कहता है, वह दिन कभी नहीं आएगा अंजलि, मैं आपको इतना प्यार करूंगा कि आपको सिर्फ चारों तरफ प्यार ही प्यार दिखेगा। इतना कह के आकाश उसके सर को चूम लेता है। गाड़ी जब लुढ़कते हुए खाई में गिरने लगी तो अंजलि का सीट बेल्ट खुल चुका था। तभी आकाश झटके से अंजलि को अपनी तरफ खींचता है और उसे अपनी बाहों में भर लेता है। उसे अच्छी तरह से पकड़ने के बाद अपनी सीट बेल्ट को खोलकर दरवाजे को झटके से खोलकर कूद जाता है। आकाश अंजलि को अपनी बाहों में अच्छे से पकड़े हुए जमीन पर लुढ़कते जा रहा था। अंजलि के चेहरे को अपने सीने में अच्छे से छुपाए सभी चोट से उसे बचाया जा रहा था। उसे बचाने के चक्कर में आकाश के चेहरे और बॉडी के हर हिस्से में झाड़ियां सी खरोच आ चुकी थी। धीरे धीरे लुढ़कते लुढ़कते वह एक बड़े पेड़ से जा टकरा जाता है। जैसे ही टकराता है कि आकाश वही बेहोश हो जाता है और अंजलि तभी से उसे उठाने की कोशिश कर रही थी। अंजलि को शांत करने के बाद आकाश धीरे से उसके चेहरे को अपने हाथों में भरकर चेहरे के हर हिस्से को प्यार से चूमता है और धीरे से उसके होठों पर अपने होंठ रख देता है। उसे प्यार से होले होले किस करता है। उस किस में अंजलि खुद को महफूज महसूस कर रही थी। तभी अचानक से वहां किसी की आहट होती है। आकाश धीरे से अंजलि की लिप को छोड़कर उसे अपनी बाहों में भर लेता है और कानों में धीरे से कहता है, अंजलि, डरना मत, मैं आपके साथ हूँ। इतना कहकर उसकी हाथों को पकड़कर धीरे से उठकर पेड़ के पीछे छुपाने जाता ही है कि सामने 10-12 गुंडे आकाश की सेवा के लिए खड़े थे। उन गुंडों का चेहरा इतना खतरनाक था उसकी व्याख्या करना मुश्किल है। बाल बिखरे हुए, धारियां बड़ी बड़ी थी। उसे देखकर लग रहा था कोई चोरों चक्का हो जो जंगलों में पुलिस के डर से छुपने आया था। उन गुंडों के हाथों में धार चाकू थी जिसे देखकर अंजलि डर के मारे आकाश की बाहों में सिमट जाती है। उन गुंडों के मुंह से अजीब सी बदबू आ रही थी। वो बदबू शराब की थी। उन लोगों ने बहुत ही पी रखी थी। अंजलि का रोने की आवाज की पीछा करते हुए वह लोग यहाँ आ गए थे। उन गुंडों में से एक गुंडा कहता है, देख भाई, आशिक तेरी आशिकी हो गई हो तो अब इसे मेरी आशिकी के लिए छोड़ दे। दूसरा गुंडा हंसते हुए कहता है, अरे भाई, आपने तो मेरी मन की बात कह दी। सच में भगवान ने इसकी क्या फिगर बनाई है, सर से पांव तक हुस्न की देवी लग रही है। तीसरा गुंडा ये सुनते ही अंजलि की तरफ थोड़ा बढ़कर उसके पांव की तरफ झुककर कहता है, अरे ना बाबा ना देवी मत कहो, मैं तो बस इसे चखना। इतना कहते हुए गुंडा अंजलि की तरफ अपना हाथ बढ़ाने लगता है। आकाश उसका हाथ मरोड़कर एक किक उसके बम में देता है। वह मुंह के बल जमीन पर गिर जाता है। आकाश को अब इतना गुस्सा आ गया था कि इस वक्त अगर अंजलि उसकी बाहों में ना होती तो 2 मिनट में, सिर्फ 2 मिनट में सभी धूल चाटते नजर आते। आकाश दांत पीसते हुए कहता है, अगर तुम लोग अपनी जिंदगी की सलामती चाहते हो तो मेरी सलाह मानो और चुपचाप यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो। आकाश जब कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था तब अंबिका ने उसकी सारी ट्रेनिंग पर भी पूरा ध्यान रखी थी। आकाश हर मोमेंट के लिए, हर सिचुएशन के लिए खुद को संभाल सकता है, इसकी ट्रेनिंग अंबिका ने उसे बहुत अच्छी तरह से दिलवाई थी। वही सारा को इन सब बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं था, इसीलिए अंबिका के चाहने पर भी वह कभी भी किसी भी चीज में पार्टिसिपेट नहीं लेती थी। वही दूसरी तरफ सिद्धांत अपने ब्लैक टाइगर टीम के साथ आकाश और अंजलि को ढूंढने जंगल के अंदर आ चुके थे।
आकाश और अंजलि के जहां एक्सीडेंट हुआ था वहीं से अपने टीम को जंगल के हर तरफ फैलाकर उसे ढूंढने की कोशिश कर रहा था। बाकी के 2 टीम जयपुर के लिए निकल चुके थे। अंबिका गाड़ी को स्पीड में चलाते हुए बड़े से लोहे का गेट तोड़ते हुए अंदर चली जाती है। गाड़ी को बिना रोक जल्दी से दरवाजा खोल नीचे कूद जाती है। उसके पीछे आए हुए बाउंसर अंबिका की यह क्रिया देख दंग रह जाते हैं। तुरंत सभी बाउंसर जल्दी जल्दी गाड़ी से उतरकर अंबिका के पीछे पीछे चल देते हैं। अंबिका सामने में आए हुए गुंडों को कभी अपनी कीक तो कभी हाथों के मुंह से मारकर आगे बढ़ती जा रही थी। इस वक्त अंबिका का गुस्सा हाई लेवल पर था। वह धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रही थी। अंबिका के बाउंसर आगे बढ़कर सामने का रास्ता अपने लात घुसों मुखों से साफ करते जा रहा था। दरवाजे से लेकर डाइनिंग हॉल तक बढ़ते हुए लगभग सैकड़ों इंसान जमीन में पड़े पड़े यमराज को याद कर रहे थे। इतना आवाज हॉल में सुनते ही राणा दौड़ के बाहर आता है और चिल्लाते हुए कहता है, तुम लोग कुत्तों की तरह इतना ही कह पाया था कि अंबिका उसकी गर्दन को अपनी हाथों में पकड़कर उसे जमीन से 2 फीट ऊपर उठा देता है। चिल्लाते हुए कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई पर हमला करने की। मैं तुम्हें बार बार मौके इसलिए नहीं देती हूँ कि तुम बार बार मेरे परिवार पर टारगेट करो। राणा अपनी गर्दन से अंबिका की हाथ छुड़ाने की जद्दोजहद मेहनत कर रहा था, पर अंबिका की पकड़ इतनी मजबूत थी कि राणा उसकी एक उंगली तक खोल नहीं पा रहा था। तुम्हारी औकात नहीं कि तुम मेरे सामने खड़े रहो और तुम मुझसे लड़ने चले हो। आज मैं तुम्हें तुम्हारी औकात ना याद दिला दी तो मेरा नाम भी अंबिका कपूर नहीं। कहकर अंबिका उस राणा को जोर से जमीन पर पटक देता है। जमीन में गिरते ही जोर जोर से सांस ले रहा था और तुरंत ही जमीन से उठकर अंबिका पर हमला बोल देता है। अंबिका कहाँ चुप रहने वाली थी। जैसे ही राणा अंबिका पर हमला करने ही वाला था कि अंबिका अपनी एक मुट्ठी बनाकर जोर से उसके सीने पर हमला करती है। हमला लगते ही राणा 4 कदम पीछे चला जाता है। अंबिका वही कुर्सी पर राजा की तरह बैठ जाती है और अपने बाउंसर को इशारा करती है। इशारा पाकर बाउंसर राणा को पकड़कर अंबिका के सामने घुटने के बल बैठा देता है। अंबिका हाथ में पकड़े गन से अपने माथे को रब करते हुए राणा से दांत पीसते हुए कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई पर हाथ उठाने की। इतना कहकर अंबिका उसके हाथ के बीचों बीच हथेली पर एक गोली चला देती है। गोली की आवाज सुनकर घर के सभी लोग अब तक डाइनिंग हॉल में पहुंच चुके थे। राजा राम मलिक, सुधीर मलिक, वैशाली और सरिता। राणा की हालत देखकर सबके चेहरे पर घबराहट साफ साफ दिख रहा था। एपिसोड 148। अंबिका वही कुर्सी पर राजा की तरह बैठ जाती है और अपने बाउंसर को इशारा करती है। इशारा पाकर बाउंसर राणा को पकड़कर अंबिका के सामने घुटने के बल बैठा देता है। अंबिका हाथ में पकड़े गन से अपने माथे को रब करते हुए राणा से दांत पीसते हुए कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई पर हाथ उठाने की। इतना कहकर अंबिका उसके हाथ के बीचों बीच हथेली पर एक गोली चला देती है। बाउंसर अपने नजरें नीचे करके वहीं पर खड़े थे। गोली मारने के बावजूद भी अंबिका के गुस्सा कम नहीं हुआ। उसका गुस्सा और बढ़ते ही जा रहा था। गोली की आवाज सुनकर घर के सभी लोग अब तक डाइनिंग हॉल में पहुंच चुके थे। राजा राम मलिक, सुधीर मलिक, वैशाली और सरिता। राणा की हालत देखकर सबके चेहरे पर घबराहट साफ साफ दिख रहा था। वैशाली और सरिता तो दौड़कर राणा के पास जा रही थी, तभी अंबिका के इशारे पाकर खड़े बाउंसर वैशाली और सरिता को पकड़ लेते हैं। वैशाली और सरिता उनके हाथों से छूटने की बहुत कोशिश कर रही थी, पर बाउंसर के हाथों से छूटना नामुमकिन है क्योंकि उसे ट्रेंड अंबिका ने किया था। जब तक अंबिका का ऑर्डर ना हो वह उसे छोड़ भी नहीं सकता था। दूसरी तरफ सारा की आंखों में नींद नहीं थी। कहने को तो रात हो चुकी थी, लेकिन उसकी नींद ने शायद रास्ता भूल गया था। सारा मोबाइल के सामने बैठकर एकटक मोबाइल को देखे जा रही थी। एक बार मोबाइल उठाकर रियांश का नंबर डायल करती, फिर तुरंत उसे डिलीट कर देती। याद तो उसे बहुत कर रही थी, बात करने की भी बहुत इच्छा थी, पर शायद हिम्मत नहीं हो रही थी। पिछले 20 मिनट में ये काम वह कई बार कर चुकी थी। उसके दिल और दिमाग में एक जंग छिड़ी हुई थी। वही हालत रियांश की भी थी। दिन भर ऑफिस में पेंडिंग काम होने की वजह से उसका दिन तो कट गया, लेकिन रात काटना बड़ी ही मुश्किल हो रहा था। कभी शराब का सहारा ले रहा था तो कभी मोबाइल पर सारा की खूबसूरत तस्वीर देखकर अपना रात काट रहा था। रियांश दिल के हाथों मजबूर होकर सारा का कॉल करता है। सारा अपने मोबाइल पर रियाज का नंबर देख उसकी आंखों में चमक आ जाती है। दूसरे ही पल डर के मारे उसके हाथ कांपने लगते हैं। वह सोच रही थी कि फोन पिक करूं या ना। अपने दिल और दिमाग की जंग में बेचारी सारा कुछ कर नहीं पा रही थी। कुछ देर रिंग जाने के बाद मोबाइल अपने आप बंद हो गया। सारा को खुद पर बहुत ही गुस्सा आ रहा था। वह मन में खुद को कोसते जा रही थी, क्यों नहीं रियांश का फोन उठाए। दूसरे ही पल फोन उठाकर रियांश को डायल करने वाली थी, फिर खुद को काबू करके कहती है, रियांश क्या सोचेगा मेरे बारे में। फिर दिमाग कहता कुछ भी सोचे, मैं तो बस उसे एक बार बात करना चाहती हूँ, उसकी आवाज़ बस एक बार सुनना चाहती हूँ। रियांश फोन ना उठाने के कारण वह सोच रहा था कि कहीं सारा नींद में ना हो। उसकी नींद को वह खराब नहीं करना चाहता था, इसलिए वह मोबाइल रखकर वहीं छोड़ देता है। तभी सारा उसे कॉल करती है। रियांश उठकर जाने ही वाला था कि सारा का कॉल आते देख 2 ही रिंग में पिक कर लेता है, क्योंकि रियांश भी बात करने के लिए बेचैन था। पिक करने के बाद दोनों तरफ खामोशी छा जाती है, कोई कुछ भी नहीं कह पा रहा था। रियांश बड़े ही मदहोशी आवाज में कहता है, तुम इतनी रात तक जाग रही हो,
सारा भी उसकी बातों का जवाब देते हुए कहती है तुम भी तो जाग रहे हो। रेयांश बात को ना खींचते हुए डायरेक्टली कहता है हाँ मेरी कुछ मीटिंग थी जो अभी अभी खत्म हुई तो मैंने सोचा तुमसे बात कर लूँ, तुम कैसी हो। सारा के पास कुछ कहने को नहीं था तो हड़बड़ाहट में कहती है वह मैं भी कोको कॉलेज का असाइनमेंट पूरी कर रही थी। रेयांश उसकी बातें सुनकर हंस देता है। सारा तुरंत ही कहती है आप मुझ पर हंस रहे हो। रेयांश गहरी सांस छोड़ते हुए कहता है तुम्हारी बातों से पता चल रहा है कि तुम झूठ कह रही हो, तुम सच सच क्यों नहीं कह देती कि तुम मेरे फ़ोन आने का इंतजार कर रही थी। सारा इतराते हुए कहती है ऐसा कुछ नहीं है, मुझे असाइनमेंट करने में लेट हो गई। रेयांश कुछ देर खामोश रहने के बाद कहता है क्या तुम कल मुझसे मिलना चाहोगी। कुछ पल खामोश रहने के बाद अपनी बात को आगे बढ़ते हुए कहता है मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, ठीक 10 बजे फेबुलोस कैफे, उसका एड्रेस मैं तुम्हें सेंड कर दूंगा। इतना कहकर रेयांश बिना सारा की बात सुने फ़ोन कट कर देता है। फ़ोन को देखते हुए सारा चिल्लाते हुए कहती है तुम्हें मेरा जवाब का इंतजार करना चाहिए था, मैं नहीं आऊंगी कल। घमरी लोफर, आई डोंट लाइक यू। इतना कहकर वह मोबाइल साइड में रखकर सोने चली जाती है। थोड़ी देर सोने का नाटक करते हुए फिर उठकर मोबाइल की तरफ देखकर कहती है मैं सचमुच में कल नहीं आऊंगी। इतना कहकर वह फिर सोने की कोशिश करती है। तभी उसके मोबाइल पर एक मैसेज सेंड होता है। मोबाइल का नोटिफिकेशन देख सारा मैसेज चेक करती है तो वह मैसेज रेयांश का था। उसमें लिखा था मुझे पता है कि तुम जरूर आऊंगी। दूसरे ही पल में दूसरा मैसेज आता है, रेयांश ने उस जगह का एड्रेस सेंड किया था। सारा मैसेज को देखते हुए कहती है इसे कैसे पता कि मैं क्या कह रही हूँ। तुरंत बिस्तर से उठकर बेड पर बैठ जाती है और अपने पूरे कमरे में ढूंढने लगती है, जैसे वह किसी चीज को ढूंढ रही हो, कहीं वह इस रूम में कैमरे तो नहीं लगा कर रखा है। फिर खुद को ही शांत करते हुए कहती है नहीं नहीं ऐसा नहीं कर सकता, ये कपूर मैंशन है, किसी की इतनी हिम्मत नहीं। खुद को तसल्ली देने के बाद आराम से तकिया पर सर रखकर सीलिंग को देखते हुए रेयांश के साथ बिताए हुए पल को याद करते हुए जाने कब उसकी आंखें लग जाती है। आकाश उसका हाथ मरोड़कर एक किक उसके बम में देता है, वह मुंह के बल जमीन पर गिर जाता है। तब तक खड़े सभी गुंडे एक साथ आकाश पर हमला कर देता है। आकाश अंजलि को अपने पीछे कर उन गुंडों पर एक शेर की तरह टूट पड़ता है। कुछ 10 मिनट में सभी को पानी पिलाकर रख देता है। सभी जमीन पर तड़प रहे थे, अपनी जान की भीख मांग रहे थे। सभी पर रहम करने के बजाय आकाश लातों से सबकी पिटाई कर रहा था। पीटते हुए गुस्से में दांत पीसते हुए कहता है मेरी अंजलि पर आंख उठाकर देखने की भी हिम्मत कैसे हुई, मैं तुम लोगों को जान से मार डालूंगा। कहते हुए सभी को लातों से मारे जा रहा था। तब तक आकाश के पीछे से एक गुंडा हमला कर दिया। अंजलि सामने पड़े एक गंडे को उठाकर उस गुंडे को बड़ी ही बेरहमी से पीटे जा रही थी। वह गुंडा बेचारा रोते भिलकता तड़पते भीख मांगते कह रहा था दीदी प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए, मैं आज के बाद किसी को नहीं मारूंगा। दीदी प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए, मैं आज के बाद इस शहर में ही नहीं रहूंगा, इस शहर को ही छोड़कर चला जाऊंगा। अंजलि उसे मारते हुए कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे आकाश को छूने की, मैं तो तुम्हारे इस हाथ को ही तोड़ दूंगी। आकाश उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। अपने लिए इतनी फिक्र देखकर आकाश को बहुत ही अच्छा लग रहा था। मुस्कुराते हुए धीरे से अंजलि के पेट को पकड़कर अपनी तरफ खींचकर कहता है उसे छोड़ दो अंजलि, बेचारा वह मर जाएगा। आकाश को घूरकर देखते हुए अंजलि कहती है आप उसे बेचारा कैसे कह सकते हैं, उसने आपको मारने की अपनी बात अधूरी छोड़कर फिर से उसे मारने के लिए आगे बढ़ती है। डर के मारे सभी वहां से 9-2-11 हो जाते हैं। अंजलि सभी के जाने के बाद आकाश को गले से लगा लेती है और कहती है आप ठीक है आकाश, कहीं आपको चोट तो नहीं आई, मैं भी कैसी सवाल कर रही हूँ, कितना तो चोट आया है आपको। आकाश उसकी कमर पर हाथ कसते हुए कहता है मुझे जरा भी चोट नहीं लगी है मेरी शेरनी। अंजलि उसके चेहरे को बड़े ही प्यार से अपने हाथों में भरकर उसकी आंखों में देखकर कहती है अनजान बनकर मिले थे हम, आज एक दूसरे के जान बन गए हैं हम। ठीक उसी समय एक गोली चलने की आवाज आती है और आकाश जमीन पर धड़ाम से गिर जाता है। एपिसोड 149। उसने आपको मारने की अपनी बात अधूरी छोड़कर फिर से उसे मारने के लिए आगे बढ़ती है। डर के मारे सभी वहां से 9-2-11 हो जाते हैं। अंजलि सभी के जाने के बाद आकाश को गले से लगा लेती है और कहती है आप ठीक है आकाश, कहीं आपको चोट तो नहीं आई, मैं भी कैसी सवाल कर रही हूँ, कितना तो चोट आया है आपको। आकाश उसकी कमर पर हाथ कसकर अपनी तरफ खींच लेता है और कहता है मुझे जरा भी चोट नहीं लगी है मेरी शेरनी। अंजलि उसके चेहरे को बड़े ही प्यार से अपने हाथों में भरकर उसकी आंखों में देखकर कहती है अनजान बनकर मिले थे हम। अपनी नाक से आकाश के नाक को प्यार से रब करते हुए आगे कहती है आज एक दूसरे के जान बन गए हैं हम। इतना सुनते ही आकाश का चेहरा खिल जाता है, एक बड़ी सी मुस्कान उसके चेहरे पर आ जाती है। आकाश अपने दोनों हाथों से अंजलि के चेहरे को अपनी हाथों में भरकर अपने होंठ धीरे धीरे उसके होठों की तरफ बढ़ने लगा है। ठीक उसी समय एक गोली चलने की आवाज आती है और आकाश जमीन पर धड़ाम से गिर जाता है। गोली आकाश को बाजू को छूकर निकल गया था लेकिन उसे संभलने का मौका नहीं मिला और वह नीचे जमीन पर गिर जाता है। उसके साथ साथ अंजलि भी जमीन पर गिर जाती है। जंगल में इतना कोहरा अंधेरा छाया हुआ था कि सामने का कोई भी इंसान नजर ही नहीं आ रहा था। चांद की रोशनी भी जंगल के अंधेरे को काट नहीं पा रही थी। गोली की आवाज से अंजलि डर गई थी।
आकाश को जब गोली लगी थी उस वक्त अंजलि उसकी बाहों में थी। आकाश उसे अपनी बाहों में भरकर नीचे जमीन की तरफ लुढ़कते जा रहे थे। थोड़ी देर के बाद दोनों उठ के खड़े होते हैं और आकाश अंजलि का हाथ पकड़कर अचानक से दौड़ने लगते हैं। उसके पीछे कई सारे गुंडे थे। राणा और शंकराचार्य के भेजे हुए आदमी पागल कुत्ते की तरह आकाश और अंजलि को ढूंढ रहे थे और बीच बीच में गोली भी चला रहे थे। शंकराचार्य के बेटे को अंबिका ने पकड़ लिया था। यही खुन्नस शंकराचार्य उसके भाई की मौत से बदला लेना चाह रहा था। राणा की बहन नताशा इस दुनिया में नहीं रही, उसकी गुनहगार वह अंबिका को मानता था, इसीलिए उसने भी आकाश के बदले ही अंबिका को दर्द देना चाहता था। गोली की आवाज़ सुनकर सिद्धांत भी अपने एक टीम के साथ आगे बढ़ना शुरू कर देता है। धीरे धीरे आकाश और अंजलि घनघोर अंधेरे में कहाँ भाग रहे थे पता नहीं, बस आकाश को अपनी जान की नहीं अपनी जान से भी ज्यादा जान की फिक्र कर रहा था। अचानक से उसके पाँव किसी चीज में अटक जाता है और वह दोनों नीचे गिर जाते हैं। गिरने से पहले दोनों की एक बहुत बड़ी चीख पूरे जंगल में गूंज जाती है। आकाश अंजलि को अपनी बाहों में भरकर नीचे गिर रहा था। थोड़ी देर के बाद वह आवाज आना भी बंद हो जाता है। उन गुंडों ने उस आवाज का पीछा करते करते उस ऊंची जगह पर आ गए थे जहां से आकाश और अंजलि नीचे खाई में गिर गए थे। सभी गुंडों के चेहरे पर शातिर मुस्कान आ गई, जैसे कोई बहुत बड़ी जंग में जीत हासिल कर ली। धीरे धीरे वह लोग उस जंगल से बाहर निकल जाते हैं। दूसरी तरफ रात हो गई थी। अब तक अंबिका के भेजे हुए टीम जयपुर पहुंच गए थे और अंबिका का इंस्ट्रक्शन का वेट करने लगी। पहले से पहुंची हुई टीम कुंदन को हर जगह तलाश करके थक चुके थे। अंबिका की आंखों के सामने राणा की हालत खराब हो गई थी। सुधीर भागते हुए आता है और अंबिका के गला पकड़ने की कोशिश करता है। जैसे ही सुधीर अपना हाथ बढ़ाता है कि अंबिका नीचे झुक जाती है और अपना एक गुस्सा सुधीर के मुंह तक लाकर हाथ वापस कर लेती है। अंबिका उसे मारना बहुत चाहती थी, लेकिन आयशा के वजह से वह उस पर हाथ नहीं उठा पा रही थी। हो ना हो, माने या ना माने, आखिर अंबिका का वह पिता ही है। अंबिका गुस्से में अपनी आंखें बंद कर लेती है, हाथों को मुट्ठी बनाकर काश लेती है। उसके खुद के नाखून हथेली में उसे जख्म दे रहे थे और उसे दर्द तक नहीं हो रहा था। अंबिका जब अपना आंख खोलती है तो उसकी आंख पूरी खून की तरह लाल हो गई थी। आंखों से ही बाउंसर को इशारा करती है और उंगली से भी कुछ इशारों में बताती है। बाउंसर उसके इशारों को समझ जाता है और सुधीर को कुत्ते की तरह मारता है। इतना मारता है कि बेचारा जमीन से उठ तक नहीं पाता है। सुधीर को मार खाते देख सरिता अंबिका के कदमों में पड़ी रहती है। उसके पांव पकड़कर अपने पति और बेटे की जान की भीख मांग रही थी। राजाराम की आंखों में तो गुस्से ने जगह बना ली थी। खून उफान ले रहा था। वह किसी चीज को ढूंढ रहा था, जैसे अगर उसके हाथों में कोई चीज आ जाए तो वह अंबिका का सर इस वक्त ही फोड़ डालें। वह ऐसा कर पाता तब तक दो बाउंसर उसे कुर्सी से बांधकर वही बिठा देते हैं। सरिता को बड़े ही प्यार से अंबिका कंधे पकड़कर उसे पास के सोफे पर बिठाकर कहती है, इसकी हरकतें ही ऐसे है कि यह कुत्ते की तरह मार खाएगा। राणा की तरफ आंखें करके कहती है, मैंने पहले ही वार्निंग दे दी थी, किसी भी कीमत पर मेरे रास्ते में आने की कोशिश मत करना, लेकिन तुम्हारा यह पागल पति और घटिया क्वालिटी का बेटा जिसमें इस दरिंदे की खून दौड़ रहा है, दरिंदगी तो इसके खून में बसी हुई है, इसमें मेरे भाई पर हमला करवा के बहुत बड़ी गलती कर दी। इतना कहकर अंबिका गुस्से से दोनों को घूर कर देखती है। सरिता डर के मारे हकलाते हुए पूछती है, तो नाताश को की किसने मारा? ये सुनते ही अंबिका के चेहरे पर एक शातिर मुस्कान आ जाती है और ना चाहते हुए भी उसकी हंसी निकल जाती है। जोर जोर से हंसने के बाद कहती है, तुम्हारे पागल बेटे ने पता नहीं करवाया उसकी दिमाग से पैदल बहन को किसने मारा? राणा चिल्लाते हुए कहता है, मैंने पता करवाया, उसकी डेड बॉडी जयपुर से मिली है, जिसका साफ साफ मतलब है कि तुमने ही मरवाया। ये सुनते ही अंबिका धीरे धीरे राणा की तरफ बढ़ जाती है। राणा के गाल को अपनी हथेली से कस के पकड़कर दांत पीसते हुए कहती है, कितने कच्चे खिलाड़ी हो, छानबीन सही से नहीं करवा पाए। अगर मुझे तुम्हारी बहन को मारना होता तो तुम्हारी बाप की भी इतनी औकात नहीं है कि मुझे रोक सके। पर मुझे तुम्हारी जंगली बिल्ली जैसी बहन में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था, उसकी इतनी अच्छी किस्मत नहीं कि वह मेरे हाथों मरे। अंबिका राणा के सीने पर उंगली से कसकर प्रेस करते हुए कहती है, तुम्हारी बहन का कातिल वीआर है, ये कौन है, कहाँ से आया है, क्या चाहता है, इसकी ख्वाहिश क्या है, कितनी बड़ी है, यह अभी तक पता नहीं लग पाया। अंबिका राणा के पास से उठते हुए कहती है, अगर गधे की कुंडली मेरे हाथ में हो तो उस कमीने को मारने के लिए मुझे एक सेकंड भी ना लगे। लास्ट वार्निंग देती हूँ। इतना कहते हुए वह राणा की तरफ पलट जाती है। अपनी उंगली राणा की तरफ पॉइंट करके दांत पीसते हुए कहती है, मेरे परिवार से दूर रहो, अगली बार वार्निंग सुनने के लिए तुम इस धरती पर नहीं रहोगे। इतना कहकर अंबिका एक पच राणा के मुंह पर जड़ देती है। अंबिका का मुक्का इतना भारी था कि राणा का चेहरा दूसरी तरफ झुक गया और उसके मुंह से खून का एक फवारा बाहर निकल गया और 4 दांत टूटकर जमीन पर बिखर गए। इतना कहकर वह लोग उसके घर से निकल गए। सभी कोई बस अंबिका को जाते हुए देख रहे थे। किसी की इतनी हिम्मत नहीं थी कि अंबिका जैसे शेरनी को रोक सके। अंबिका जाते हुए रास्ते में सिद्धांत को कॉल करती है। सिद्धांत का कॉल अनरीचेबल बता रहा था। अंबिका का दिमाग और भी खराब हो जाता है। वैसे हालांकि वह जानती थी इतनी घनी जंगल में सिग्नल नहीं मिलेगा। उसने ललन को फोन लगाया। ललन दूसरी तरफ से कहता है, मैडम मैं तैयार हूँ, बस आपका इंस्ट्रक्शन का वेट कर रहा हूँ।
मैं 10 मिनट में आ रही हूँ, सारी की सारी तैयारियां अच्छे से करना, मुझे किसी भी कीमत में थोड़ी सी भी गलती नहीं चाहिए। इतना कहकर अंबिका फोन कट कर देती है। एपिसोड 150। अंबिका का मुक्का इतना भारी था कि राणा का चेहरा दूसरी तरफ झुक गया और उसके मुंह से खून का एक फवारा बाहर निकल गया और 4 दांत टूटकर जमीन पर बिखर गए। ये देखकर सभी बॉडीगार्ड की आंखें बड़ी बड़ी हो गई और अपने बॉस पर नाज करते हुए सबके चेहरे पर एक स्माइल आ गई। इतना कहकर वह लोग उसके घर से निकल गए। सभी कोई बस अंबिका को जाते हुए आंखें फाड़कर देख रहे थे। किसी की इतनी हिम्मत नहीं थी कि अंबिका जैसे शेरनी को रोक सके, और मुसीबत को रोकना भी कौन चाहेगा। तब तो भगवान से खड़े खड़े धन्यवाद दे रहे थे कि यह बला अब जल्दी ही घर से निकलेगी। राणा के सभी बॉडीगार्ड अंबिका को जाते ही एक गहरी सांस लेते हैं। अंबिका जब तक वहां मौजूद थी तब तक सभी कोई वहां सांस लेना ही भूल गए थे। अंबिका के जाते ही सबके सांस में सांस आया और सभी कोई आराम से सांस ले पा रहा था। अंबिका जाते हुए रास्ते में सिद्धांत को कॉल करती है। सिद्धांत का कॉल अनरीचेबल बता रहा था। अंबिका का दिमाग और भी खराब हो जाता है। वैसे हालांकि वह जानती थी इतनी घने जंगल में सिग्नल नहीं मिलेगा, उसके बावजूद भी वह सिद्धांत से बात करना चाहती थी। कहीं ना कहीं अंबिका के मन में भी सिद्धांत, आकाश और अंजलि के लिए डर था, पर वह अपने चेहरे पर बयान नहीं होने दे पा रही थी। उसने ललन को फोन लगाया। ललन दूसरी तरफ से कहता है, मैडम मैं तैयार हूँ, बस आपका इंस्ट्रक्शन का वेट कर रहा हूँ। मैं 10 मिनट में आ रही हूँ, सारी की सारी तैयारियां अच्छे से करना, मुझे किसी भी कीमत में थोड़ी सी भी गलती नहीं चाहिए। इतना कहकर अंबिका फोन कट कर देती है। अंबिका की गाड़ी मीटिंग हॉल के बाहर रुक जाती है। अंबिका गाड़ी से उतरकर अपने लंबे कदमों के साथ मीटिंग हॉल की तरफ बढ़ने लगती है। तभी उसका मोबाइल वाइब्रेट होता है। मोबाइल पर आयशा माँ का नाम फ्लैश हो रहा था। 2 ही रिंग में अंबिका फोन उठाकर नॉर्मल तरीके से बात करती है। क्या हुआ मॉम, आप अब तक सोई क्यों नहीं? आयशा थोड़ा घबराते हुए पूछती है। कुछ हुआ है क्या? ना घर पर तुम हो, ना सिद्धांत का फोन लग रहा है, न ही आकाश का मोबाइल पर रिंग जा रहा है। अंजलि का कुछ खबर ही नहीं है। कुछ हुआ है तो मुझे क्लियर बताओ। अंबिका शांत स्वर में कहती है, ऐसा कोई भी बात नहीं है मॉम, सिद्धांत का एक इम्पोर्टेंट काम आ गया तो वह थोड़ा बाहर चले गए। आकाश ऑफिस के काम में बिजी है। इतने दिन ऑफिस में नहीं जाने के कारण बहुत सा काम पेंडिंग पड़ गया। रही बात अंजलि की एक वेडिंग के लिए लहंगे तैयार कर रही है, इसीलिए वह आज रात नहीं आ पाएगी। मुझे फोन करके बताया तो आप रिलैक्स होकर सो जाए, मैं फोन रख रही हूँ। इतना कहकर अंबिका फोन कट कर देती है। आयशा फोन को देखकर कहती है, तुम्हें इतने सालों से जानती हूँ, इतनी प्यार से बात करने का मतलब ही है कि कुछ तो हुआ है जो तुम मुझसे हर बार की तरह नहीं बता रही हो। पर कोई बात नहीं, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। मैं तुम्हारी माँ हूँ, इतना तो तुम्हें जानती हूँ। आयशा के पीछे कमला खड़ी थी। आयशा जब मुड़ती है तो उसकी नज़रें कमला से टकरा जाती हैं। कमला कुछ पूछती उससे पहले आयशा पूछती है, सारा कहाँ है, भाभी दिख नहीं रही है। कमला मुस्कुराते हुए आयशा के पास आती है और जवाब देती है, सारा अब तक सो चुकी है और मैं इतनी भी मूर्ख नहीं हूँ कि आपके चेहरे का एक्सप्रेशन देखकर ना समझूं कि इस वक्त आप कितनी घबराई हुई है और मुझे कुछ छुपाने की कोशिश कर रही हो। आयशा बात को छुपाते हुए कहती है, ऐसी कोई बात नहीं है भाभी, चलिए लेट हो गया है, सोने चलते हैं। आयशा इतना कहकर अपने कमरे में चली जाती है। कमला उसी जगह खड़ी होकर आयशा को देखकर कहती है, जीजी अब जितना भी छुपा लीजिए पर आपका चेहरा सब कुछ बयां कर देता है। पर कोई बात नहीं, मुझे मेरी बेटी अंबिका पर पूरा भरोसा है। सिद्धांत घने जंगलों में पागलों की तरह आकाश अंजलि को ढूंढ रहा था। रात काफी हो चुकी थी और सब ढूंढ ढूंढ के थक चुके थे, इसीलिए सिद्धांत आज रात सबको वही ठहरने को ऑर्डर देता है। आज रात सब यही ठहरते हैं, सुबह सूरज निकलने से पहले आकाश अंजलि को ढूंढना होगा। सब कोई उसी जगह पर एक एक पेड़ के पास बैठकर अपने सर उस पर टिका देता है। सिद्धांत भी थक चुका था लेकिन उसकी आंखों में नींद कहीं नहीं थी। वह अंबिका के बारे में सोच सोच के परेशान हो रहा था कि अंबिका को इस वक्त उसे अकेला छोड़कर आना पड़ा, पर अंबिका की काबिलियत पर उसे पूरा भरोसा था। सिद्धांत मोबाइल निकालकर अंबिका को फोन लगाने की कोशिश कर रहा था लेकिन उसके मोबाइल में टावर ही नहीं थी, इसीलिए हार कर मोबाइल में अपनी शादी की कुछ पिक्चर देखकर अंबिका को प्यार से निहारने लगता है। खुद से ही बातें करते हुए कहता है, क्या बताऊं क्या है जादू तेरी सारी बातों में, सोचता रहता हूं अक्सर तुझको तन्हा रातों में। जिंदगी के हर मोड़ पर तुम साथ रहना, चाहे दूर रहो पर हमेशा दिल के पास रहना। लव यू माई जान। अंबिका अब तक मीटिंग हॉल में पहुंच चुकी थी। मीटिंग हॉल में ललन और दीपक था। एक बड़े से स्क्रीन पर रिसोर्ट का हर कोने का फुटेज कैमरे पर चल रहा था। दीपक वहां पहुंचे सभी टीम के साथ कनेक्टिंग हो रहा था। अंबिका पूरे कैमरे को अच्छे से देखने के बाद ललन को कहता है, पार्किंग एरिया के दूसरे साइड का फुटेज कहाँ है? ललन कहता है, दूसरे साइड तो कुछ भी नहीं है बॉस, होनी चाहिए, जल्दी से किसी को कहकर उधर कैमरे लगवाओ। धीरे धीरे अंबिका उस कैमरे से पार्किंग एरिया के पूरे फुटेज को गौर से देखती है। वैसे भी अंबिका को पार्किंग एरिया में ही कुछ गड़बड़ लगता था क्योंकि वह पूरे रिजॉर्ट को अच्छे से कई बार देख चुकी थी, पर पार्किंग एरिया की बनावट उसे कुछ समझ नहीं आ रही थी। ललन तब तक वहां कृष्णा से बोलकर एक कैमरे लगवा दिया था। दूसरे साइड की फुटेज देख तुरंत ही अंबिका कहती है, इतने बड़े पार्किंग लॉट का स्विच बोर्ड सिर्फ एक ही जगह है, इसमें कुछ गड़बड़ है।
अंबिका ट्रेन बाउंसर के साथ कनेक्ट थी। कृष्णा को ऑर्डर देते हुए कहती है स्विच बोर्ड खोलो, देखो उसके अंदर क्या है। स्विच बोर्ड जैसे ही खुलता है ललन और वहां खड़े कृष्ण और मोहन की आंखें बड़ी बड़ी होकर फैल जाती है। अंबिका के चेहरे पर एक शातिर मुस्कान आ जाती है। अंबिका मुस्कान के साथ कहती है अब तुम्हारा टाइम खत्म यार, बहुत तुमने बंद कमरे में गेम प्लान कर लिया, अब आमने सामने आने की बारी। अंबिका जैसे ही स्विच बोर्ड में एक बड़ा सा स्क्रीन देखती है तो वह समझ जाती है कि उस स्क्रीन में या तो किसी की स्कैन या थम्स अप से ही पासवर्ड खुलेगी। उसी के बगल में एक छोटा सा कीपैड था, एक नंबर से उसे लॉक किया गया था। अंबिका तुरंत ही ललन से कहती है इसे हैक करो, तुम्हारे पास सिर्फ 5 मिनट है। ललन और दीपक उस लॉक को हैक करने में लग जाते हैं। तब तक अंबिका अपने बाउंसर को इंस्ट्रक्शन देती है कि अगर यहाँ इतनी पावर पासवर्ड है तो इसका मतलब अंदर खतरा ज्यादा होगा। कृष्णा एक काम करो, सारे बॉडीगार्ड्स और बाउंसर को वहां पर बुला लो और मेरे इंस्ट्रक्शन का वेट करो। जब तक मैं कुछ भी ना कहूं तब तक कोई भी हलचल न हो, याद रखना, अंबिका यह ऑर्डर देते हुए कहती है। ओके लेडी बॉस। 5 मिनट में सारे बॉडीगार्ड और बाउंसर वहां पर आकर खड़े हो गए थे। सबसे आगे कृष्ण और मोहन खड़े थे, अंबिका का इंस्ट्रक्शन का वेट कर रहे थे। ललन का पसीना छूट रहा था, उसके पसीने देखकर अंबिका डेविल स्माइल करते हुए कहती है ये पासवर्ड तुम्हें क्रैक करने में कितना समय लगेगा। इतना कहकर अंबिका एक रिवॉल्वर निकाल कर टेबल पर रख देती है। ललन रिवॉल्वर देखकर अपना सलाइवा गटक जाता है और कीपैड पर उसकी हाथ की स्पीड और भी बढ़ जाती है। जो काम उसे 10 मिनट लगता वह काम वह 3 मिनट में कर देता है। अपने चेहरे पर बड़ी सी स्माइल और एक्साइटिंग के साथ कहता है हो गया मैडम। इतना कहकर वह लैपटॉप अंबिका की तरफ मोड़ देता है। अंबिका डेविड स्माइल कर ललन की तरफ देखकर कहती है गुड जॉब ललन, गुड। मुझे तो लगा कि तुम्हारा आज इस दुनिया में आखिरी दिन है, कोई बात नहीं, तुम थोड़ा और जिंदगी जी सकते हो। ये सुनते ही ललन की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है और अपना सलाइवा घटक लेता है। वहीं बैठे दीपक ललन की कंडीशन को देख अंदर ही अंदर मुस्कुरा रहा था। ललन इस बात को अच्छी तरह से समझ रहा था लेकिन अभी उसकी खुद की हालत बहुत खराब थी, इसलिए वह दीपक को इग्नोर कर देता है। लैपटॉप को देखते हुए अंबिका एक कुटिल मुस्कान के साथ कहती है वी आर, थोड़ी देर के इंतजार के बाद आमना सामना होगा। वी आर रेडी। दीपक डर से अंबिका की तरफ मुड़कर डरते हुए कहता है अगर उसने कुंदन को अब तक मार डाला होगा तो। दोस्तों आप लोग एक लाइक कर दिया करिए यार, बहुत टाइम लगता है बनाने में।